डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। BHU 2017 पेपर एनालिसिस। कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं BHU क्यों एनालाइज कर रहा हूं। क्या BHU अभी भी CUET PG से बाहर है? नहीं, ये बाहर नहीं है। ये अब अलग एग्जाम नहीं होगी इस साल से। लेकिन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसमें है कुछ क्वेश्चन जो आपको हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे, करीब 60-65%। बाकी बेकार क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे एरर भी हैं, लेकिन चूंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन का समावेश है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ पिछले करीब एक वीक से, और आज इसका है समापन। क्योंकि ये पांचवा पेपर है जो मैं एनालाइज कर रहा हूं। 21 से स्टार्ट मैंने किया था, 21, 20, 19, 18 और आज 17, 5 साल का पेपर, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी इवनिंग में करके उसको भी खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं BHU MA पॉलिटिकल साइंस, जो पहले अलग एग्जाम होती थी, 2017 पेपर एनालिसिस। इससे पहले आप तो बोलेंगे सर बोर करते हैं इस स्लाइड में, लेकिन ये मेरा बताना कर्तव्य है और आपका जानना अधिकार कि बेस्ट रिसोर्सेज जो अवेलेबल हो सकते हैं CUET के लिए और अदर इंट्रेंस टेस्ट के लिए, वो अवेलेबल है। उनका लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, ये तीनों अमेजन पे हैं। अभी भी कई स्टूडेंट कंफ्यूज होकर मुझे मेल भेजते हैं कि सर किंडल ऐप में जो है कैसे खरीदें। फिर से मैं बता रहा हूं, ये लिंक अमेजन इन की है। आप जो अमेजन पे आप सामान खरीदते हैं वहां जाएं, और वहां पे आपको ये लिंक देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप वहां जाके अमेजन इन पे लिखते हैं पॉल साइंस हेल्प, ऐसा यदि आप लिख देते हैं, कैपिटल में हो स्मॉल में हो, तो आपको सारे किताब जो पॉल साइंस हेल्प के हैं वो दिखते हैं। आप उसको क्लिक कीजिए और उसको एक वन क्लिक में आप जो है परचेज कर सकते हैं। किंडल एक अमेजिंग ऐप है, अमेजिंग डिवाइस है। मैंने इसको 3 साल से यूज किया है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार यदि आप इसको यूज करने लगेंगे तो जो आप फ्री PDF पढ़ने की जो आपको आदत है, उससे भी बेटर आपको ये फील होगा। और यदि आप इस किताब को लाइक करते हैं तो जरूर जो है वहां जाकर के अच्छे जो है रेटिंग और कमेंट दें, उससे पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी को फायदा होगा। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां क्लिक मत कीजिए, वहां कॉपी पेस्ट कीजिए। कई स्टूडेंट कहते हैं सर मैं वहां क्लिक कर रहा हूं, वहां क्लिकेबल नहीं होगी, उसको आप जो है कॉपी कीजिए और अपने जो ब्राउजर विंडो होता है उसमें जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए। यदि आप पॉल साइंस हेल्प भी लिखेंगे जैसे मैंने बताया तो वहां खुल सकती है। चलिए अब करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। उससे पहले ये कि ये पेपर जो है एज यूजुअल BHU जो है वो बहुत सारे एरर प्रोन पेपर सेटिंग के लिए मुझे लगता है कि अब ये जाना जा सकता है। इसमें भी कई उटपटांग क्वेश्चन हैं, कोई कुछ एरर्स हैं, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, कुछ ऑर्बिट क्वेश्चन हैं, लेकिन 60-65 क्वेश्चन हर इंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन BHU जुटाता है। ये भी इसके चलते ही मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं। जहां जहां भी क्वेश्चन मार्क है वो आपके लिए टास्क है, आप खुद ही उसमें और रिसर्च कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ द कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये सब CUET के लिए बिल्कुल यूजफुल है नहीं, नेशनल मूवमेंट पे ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। तो इसका जो आप यदि रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि सरदार पटेल इसके फेवर में थे। आगे बढ़ जाइए, कोई खास इस पे टाइम मत दीजिए। एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड लॉर्ड माउंटबेटन दैट जिन्ना को बना दो प्राइम मिनिस्टर। उनका कहना था यदि कंट्री से एक रह सकता है, यदि इसी बात पे झगड़ा है तो उनकी बात कौन मानने वाला था। गवर्नमेंट पॉलिसीज विच इवॉल्व्ड रिएक्शन बिफोर 1905, मतलब जो 1905 जो बंगाल का जो हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और उसके पहले कई ऐसे डिसीजन थे जिसमें कि उमड़ रहा था अंदर में लोगों का गुस्सा। जैसे कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज था, जिसको अब IAS बोलते हैं, उसकी एज लिमिट इतनी कम कर दी थी कि इंडियन स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करना मुश्किल था, क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी। ग्रैंड दरबार जो है, ये सब मुझे लगता है लॉर्ड लेटन के टाइम में था, आप चेक कर लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तरह गैग एक्ट था, मतलब कि जो लोकल पेपर हैं उसको सेंसरशिप उस पर लगा दिया गया था। आर्म्स एक्ट, आप आर्म नहीं रख सकते हैं, एंड कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस इंडियन पे लगाए गए थे। तो ऑल ऑफ द एबव विल बी करेक्ट। यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूं कि ऑल ऑफ द एबव यदि ऑप्शन है तो उसको थोड़ा गौर से देखिएगा, उसको छोड़ने से पहले बहुत ज्यादा चांस है कि वही सही होगा। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी से जुड़े हुए इन इवेंट को समय के अनुसार सजाइए, मतलब क्रोनोलॉजिकल, मतलब होता है टाइम के अनुसार, पहले कौन बाद में कौन। तो हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने लिखा था, मेमोरी से बोल रहा हूँ। चौरी चौरा 1922, इसके बाद ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया था। एक पुलिस थाने में गांव वालों ने आग लगा दी थी और करीब 20-22 लोग मारे गए थे उसमें। तो पुलिस वाले तो द्रवित होकर के, मतलब उनको लगा कि हिंसात्मक हो गया है, तो उन्होंने उसको वापस कर लिया था।
चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ, और साबरमती आश्रम 1915 में उन्होंने स्टैब्लिश किया था। तो यदि इसको आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन है, वन है, तो वन दो ही ऑप्शन में है, इसमें और इसमें, तो आपने तो 50-50 गेम खेल लिया, ये दोनों तो खत्म हो गए, आपने उड़ा दिया। अब है कि वन के बाद टू, तो टू तो होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं उससे पहले, तो यही होगा, आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं और सीधा इसको टिक मार दीजिए। ये मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ, इस टाइप के गेम आप खेलिए, समय बचेगा और कॉन्फिडेंस भी आप में आएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन अंबेडकर जी थे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मेंबर कौन कौन थे और कौन नहीं थे। तो ये तो एकदम रटने वाली है, उसके 7 मेंबर थे, उसमें ये तीनों थे, और भी 4 मेंबर होंगे, लेकिन उसमें तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, इसलिए यही सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आर से मार्क किया है, ये मतलब आपके ही सवाल में कहीं ना कहीं किसी साल में पूछा गया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि डीआरची जो है सेंटर में लाया गया था लेकिन प्रोविंस में नहीं लाया गया था, इसलिए ये जो है गलत हो जाता है, बाकी सब सही है। तो जो गलत ऑप्शन है वही जो है, चूंकि इसमें नॉट है, नॉट को ध्यान दीजिए, कई बार हम लोग जो है उसको नॉट नहीं पढ़ते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो गौर कीजिए, इसलिए इसको बोल्ड से भी देखिए लिखा गया है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन, बाकी सब सही है, पढ़ लीजिए, बाइकेमेरियल, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन, सब सब उसकी फीचर थे 1935 के। लेकिन उसने जो है डीआरची प्रोविंस में खत्म कर दिया था, क्योंकि प्रोविंस में उसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी थी, डीआरची का मतलब ही नहीं था। तो 1919 का जो एक्ट था, इसको मॉन्टेक-चेसफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, उससे जो है प्रोविंसेस में डीआरची लाया गया था। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर। तो ये जो है क्वेश्चन भी बहुत जगह पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके मेंबर कैसे इलेक्ट हुए थे, क्या नॉमिनेट हुए थे या उसको सेलेक्ट किया गया था, इलेक्ट किया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन। ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, जैसे भी राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, उसी टाइप का था। दे वर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेज, जिसका इलेक्शन जो था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जिस तरह से हुआ, उसके तहत ये बना। और जो प्रोविंसेज में जो उससे पहले इलेक्शन हुए थे, उसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे, उन्होंने फिर इनको इनडायरेक्टली जो है चुना। लेकिन इसमें जो ये थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके नॉमिनेटेड थे, वो अलग थे, वो उनको प्रिंसली स्टेट ने खुद नॉमिनेट किया था, तो कुछ मेंबर इसमें नॉमिनेटेड भी थे और इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ऐसा पूछा जाता है। इसमें कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। 8वां क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन जो है ये 2 बार बना था, एक बार तो आपको मैंने पढ़ाया भी है, जिसमें पंडिता रमाबाई ने उनमें डिपोजिशन दिया था, वो एजुकेशन और इन सब को लेके था। बाद में एक हंटर कमीशन बना, जालियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था तो इसके इंक्वायरी के लिए बना था 1919 में। विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कैरिड ऑन शुद्धि मूवमेंट। अब शुद्धि मूवमेंट जैसे ही आए, मुझे आशा है चूंकि आप लोग सिलेबस में आपको एकदम जोर से याद होगा कि ये दयानंद सरस्वती के जो आर्य समाज है उन्होंने किया था। आर्य समाज के साथ आपको एक फ्रेज और याद रखें, गो बैक टू वेदा, मतलब वेद में बिलीफ रखने वाला आर्य समाज था। यहाँ पे एक और बात याद रखिए कि जो स्कूल इंडिया में डीएवी चेन्स हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक, वो भी जो है आर्य समाज की ही देन है। और बात याद रखिए कि आर्य समाज रीति जो है बहुत सिंपल होती है, उसमें जो शादियां होती है हिंदू में वो काफी आसानी से हो जाती हैं, इसलिए आर्य समाज मंदिर में काफी लोग जाकर के शादी कर लेते हैं, जो आडंबर नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट से अभी चला जा रहा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। द कांग्रेस एक्सेप्टेड होम रूल एज इट्स ऑब्जेक्टिव इन द ईयर। अब ये क्वेश्चन जो मैंने थोड़ी बहुत खोजने की कोशिश की तो मुझे कोई बहुत डेफिनेट आंसर तो मिला नहीं जो 4-5 मिनट के रिसर्च में, लेकिन मुझे लगता है कि 1960 से लेके 18 तक होम रूल मूवमेंट चला था। ये 2 अलग अलग धाराओं में चला था, एक तो एनी बेसेंट जो है वो मद्रास में उन्होंने उसको स्थापित किया था, और पुणे में जो है तिलक जी ने किया था। दोनों बाद में एक हो गए थे, चूंकि दोनों कांग्रेस के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, तो इसको 1916 या 17 में किया गया होगा। मैं कह रहा हूँ 16, कोई खास आधार नहीं है, चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। Which among the following was the cause of withdrawal of non-cooperation movement? जैसा मैंने बताया कि चौरी चौरा का इंसिडेंस जो इसका कॉज था। Which among the following was the primary cause of partition of Bengal? अब ये क्वेश्चन अगेन मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। अब ये इसका जो स्टेटेड मोटिव था, जो गवर्नमेंट ने कहा, वो तो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से बहुत बड़ा हो गया था बंगाल, उसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल था। लेकिन जो उसके पीछे छिपा हुआ रीजन जो था वो था डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम ऑफ बंगाल। अब ये क्या पूछना चाहते हैं, प्राइमरी कॉज ऑफिशियल या रियल? डोंट नो, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए।
कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। आप सेटर बोलेगा नहीं भाई तो मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बोलूंगा जो ऑफिशियल था, कोई सेटर बोलेगा नहीं मैं तो बोलूंगा वो जो रियल मोटिव था। डोंट नो। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल राइट। अब यहाँ पे जल्दी से जो है तीन तरह की जो राइट होती है, फर्स्ट जो है वो सिविल लिबर्टीज कह सकते हैं या फर्स्ट जनरेशन राइट कहिए, उसमें सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। सिविल लिबर्टी क्या है? राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ये सब जितने भी आप समझते हैं जो जीवन फंडामेंटल राइट्स में जो है, राइट टू रिलीजन, राइट टू कॉन्सियंस, ये सब जो है सिविल लिबर्टीज है, इसके बगैर आप जिंदा ठीक से नहीं रह सकते हैं। देन जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो है राइट टू वोट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू गेट इलेक्टेड, ये सब जो है वो पॉलिटिकल राइट्स है। ये जो सिविल लिबर्टी प्लस पॉलिटिकल राइट जो है वो फर्स्ट जेन राइट कहलाते हैं। जो सेकंड जेन राइट है, सेकंड जनरेशन राइट कह लीजिए, वो सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स हैं। और थर्ड जेन राइट्स जो हैं वो ग्रुप राइट्स हैं। ग्रुप राइट्स हैं जो कि इंडिविजुअल नहीं ग्रुप को दिया जाता है। और इन्वायरमेंटल राइट्स हैं और बहुत सारे और जो माइनॉरिटी राइट्स, एबोरिजिनल राइट एंड नए नए राइट्स जो है वो आ गए हैं। तो थ्री जनरेशन ऑफ राइट समझ लीजिए। इसमें कौन पॉलिटिकल राइट नहीं है आपको पता है? थर्ड, जो कि सिविल लिबर्टीज हैं। Who said that India is a unitary state with subsidiary federal feature rather than a federal state with subsidiary unitary feature? इस इंग्लिश में जो लिखा हुआ उसका मीनिंग होता है कि इंडिया जो है वो एक तरह का यूनिटरी स्टेट है जिसमें थोड़े बहुत जो है फीचर फेडरल के हैं। तो ये कहने वाले कौन हो सकते हैं केसी वेयर के अलावा? आपको पता है उन्होंने इंडिया को क्वाजाई फेडरल स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। ये जो पूरा लाइन जो है यहाँ मैंने लिख दिया है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस इंडीड ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज एट द मोस्ट क्वाजाई फेडरल। क्वाजाई फेडरल में तो आधा फेडरल है। इसलिए बहुत बार पूछा जाता है कि हु टर्म्ड इंडियन स्टेट एज क्वाजाई फेडरल और हु टर्म्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वाजाई फेडरल। तो वो जो है केसी वेयर हैं। उसके बाद जो उन्होंने सेंटेंस कहा है वो इस क्वेश्चन में उठा के पूछ दिया गया है। Who of the following is the only officer allowed to participate in the proceedings of Parliament of India? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी होते हैं, जो 76 जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है उसके तहत प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर में वो रहते हैं। अभी के वेणुगोपाल जो हैं वो अटॉर्नी जनरल हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, डिबेट में भाग ले सकते हैं, केवल वोट नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। Since when the consensus has emerged in India that the post of deputy speaker of Lok Sabha should go to the opposition party? अब देखिए इंडिया में भी ब्रिटेन से चूंकि हम लोगों ने काफी चीजें कॉपी की है, तो उसमें एक है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, मतलब कुछ चीजें लिखी नहीं रहती हैं लेकिन एक परंपरा जैसी होती है, उसको सब लोग निभाते हैं। उसमें से एक कन्वेंशन ये है कि जो डेप्टी स्पीकर लोकसभा का होता है वो अपोजिशन को दे दिया जाता है। इसी तरह दूसरा कन्वेंशन ये है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके चेयरमैन अपोजिशन को दे दिया जाता है। ये सब एक कन्वेंशन है। तो उस कन्वेंशन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो कन्वेंशन डिप्टी स्पीकर लोकसभा का पोजीशन को जाएगा ये कब स्टैब्लिश हुआ? तो ये बड़ा अर्बिट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट है, ये सब डेट कौन याद रखता है। लेकिन नेट पे ठीक है मिल जाता है कि 1996 में जो 11th लोकसभा हुआ था उसमें ये फॉर्म अप हो गया था कि डिप्टी स्पीकर। अभी आपको इसमें इंटरेस्टिंग ये बता दें कि बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 में इसको नहीं माना, उसके बाद से कोई डिप्टी स्पीकर है नहीं। उस पर लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए या हाई कोर्ट में कि इससे जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाधित होती है। पार्लियामेंट ने कोर्ट ने उस पर कड़ा रुख अपनाया कि क्यों नहीं डिप्टी स्पीकर किया गया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। स्पीकर अपना इस्तीफा भी डिप्टी स्पीकर को सौंपता है, और यदि स्पीकर ना हो हाउस में तो डिप्टी स्पीकर ही वो हाउस को मैनेज करता है, तो उसका ना होना जो है गलत है। इस पे हंगामा अभी चल रहा है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट कमिटी, वही वो फेमस क्वेश्चन है जो 2 बार यहाँ पे आई है। 87 नंबर में फिर आपको मिलेगा, और ये जीता जागता सबूत है इनके बेख्याली बेध्यानी का और इनडिफरेंट एटीट्यूड का। तो इसमें जो मेंबर पब्लिक अकाउंट कमेटी में होते हैं वो 22 होते हैं। उसमें से 15 जो है लोकसभा से आते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से आते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले भी आपको किसी साल में पूछा गया है। एक बात यहां मैं टिप्स बता दूं कि एटलीस्ट आपको 5 to 7 क्वेश्चन सीधा रिपीटेड आएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको लास्ट मिनट में जो गाइड यदि मैं बना पाता हूं तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये सब क्वेश्चन रिपीटेड आपको आएंगे, उसको देख लीजिएगा, तो वो आपको वैसे ही 5 से 7 क्वेश्चन सीधे लग जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डिड नॉट
रिलेट टू पंचायती राज? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको सारे पंचायती राज कमेटी जो हैं, जो कि 6 हैं करीब, उन सबको याद रखना पड़ेगा। उसमें से बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, पीके थुंगन कमेटी है, सादिक अली कमेटी है, देन जीवी के राव कमेटी है, एलएम सिंघवी कमेटी है। ये सारे कमेटी जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड हैं। कई बार तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ये भी पूछा जाता है, उसके अंदर पूछा जाता है कि किस कमेटी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पीआरआई को देने की सलाह दी थी। तो वो अशोक मेहता कमेटी ने दिया था, एलएम सिंघवी कमेटी ने भी दिया था, लेकिन चूंकि पहले अशोक मेहता कमेटी ने दिया था तो ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट कमेटी जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की प्रस्तावना की थी वो अशोक मेहता कमेटी है। इसके अलावा पहली कमेटी जो बनी थी जिसने 3 टियर की सलाह दी थी, 3 टियर पीआरआई जो अभी है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी। अशोक मेहता कमेटी ने उसको 2 टियर कर दिया था, उसको नहीं माना गया। तो इस टाइप की बातें जो है पूछी जाती है। अब दिनेश गोस्वामी कमेटी जो इसमें सही ऑप्शन है, क्योंकि ये कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है। अब इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड जो है तारकुंडे कमेटी भी है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी भी है, वो सबको भी आपको याद रखना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनियन स्टेट रिलेशंस इन इंडिया? बहुत सारे कमीशन जो बने हैं, 3-4 तो आपको जरूर याद रखने चाहिए, वो सेंटर स्टेट के रिलेशन पे विचार करने के लिए बने थे। पहली कमीशन जो थी वो सरकारिया थी, 1983 में बनी थी। जस्टिस सरकारिया इसके चेयरपर्सन थे। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया, आप नेट पे जाकर पढ़ सकते हैं, उतनी जानने की जरूरत होती नहीं है। देन जो है 2007 में, मेमोरी से मैं कह रहा हूँ, एमएम पुंछी कमीशन बनी थी, उसने भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे काफी सारे दिए थे। गवर्नर पे खासा इनका रहता है, और कैसे जो है फेडरलिज्म जो है वो कोऑपरेटिव रहे, इस पे ज्यादा फोकस रहती है। राजमनार कमेटी जो है, अब इसका टाइम तो शायद 1969 था, चेक कर लीजिएगा, मेमोरी से बोल रहा हूँ। ये डीएमके गवर्नमेंट ने तमिलनाडु की उन्होंने बनाया था, तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया था, तो ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे है। तारकुंडे कमेटी जो है वो तारकुंडे कमेटी एक तरह का इलेक्शन रिफॉर्म की कमेटी थी, इलेक्शन रिफॉर्म। तो तारकुंडे है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, दिनेश गोस्वामी कमेटी है, जीवन रेड्डी कमेटी है, ये सब आपको याद रखना चाहिए एज ए इलेक्शन रिफॉर्म। तो इसलिए ये ऑड वन आउट है, बाकी 3 को याद कर लीजिए। कॉलेजियम सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉलेजियम सिस्टम आपको बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए। ये जुडिशियरी में ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस के सलाह से जो है जजेस के अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन इसको बदल दिया गया है कॉलेजियम सिस्टम में, जहां के चीफ जस्टिस अपने 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ विचार करते हैं, और जो जजेस के ट्रांसफर अपॉइंटमेंट की अनुशंसा जो है सरकार से करते हैं, और उस बेसिस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये सिस्टम जो है 1993 से लागू हुआ है, और यहाँ पे 3 जजेज केस भी आपको याद रखना चाहिए। 3 जजेज केस हुए थे, उसका परिणाम है, 3 जजेस केस मैंने गाइड से लेके हर जगह दिया है, वो उसको नेट पे भी पढ़ सकते हैं। उसका ये परिणाम था कॉलेजियम सिस्टम। तो यहाँ तो बहुत आसान है कि आपको केवल पूछा जा रहा है कि किससे रिलेटेड है, इससे आसान क्या हो सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉरी मैं फिर से लौट के आ रहा हूं, कि कॉलेजियम सिस्टम किस साल से लागू हुआ है? आंसर होगा 1993। किस केस से लागू हुआ है? 3 जजेस केस, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। उसका नाम वाम भी आपको एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लाइक दैट वो सब है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इस टाइप का नाम है उसका, पढ़ लीजिएगा। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कॉलेजियम सिस्टम को तोड़ने के लाया गया था, मतलब उसको चेंज करने के लाया गया था। वो 99th अमेंडमेंट लाया गया था, उसको NGAC एक्ट बनाने की बात थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बेसिस पे नल एंड वाइड कर दिया था, तो खत्म हो गई थी। सब पूछा जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी? इससे पहले कि इसका जवाब देखिए, आपको जानना चाहिए कि लीगल सॉवरेनिटी क्या होती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, इंडिया में जो लीगल सॉवरेनिटी है दैट इज वेस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो वेस्टेड है पीपल में, जो रिप्रेजेंट होती है पार्लियामेंट से। हमेशा ऐसा माना जाता है कि जो लीगल सॉवरेनिटी होती है वो बो डाउन करती है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी के सामने, यानी कि लीगल सॉवरेनिटी होती है नीचे और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है ऊपर। इसका मतलब पीपल जो है अल्टीमेट सॉवरेन है इंडिया में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द लीगल सॉवरेनिटी। अब इसका जो डिवीजन है यहाँ पे, तो इन सब में कोई और बनता नहीं है एवी डाइसी के अलावा। आप इस पे और पढ़ सकते हैं। एवी डाइसी जो है उन्होंने
रूल ऑफ लॉ दिया है। पूरी दुनिया को जो रूल ऑफ लॉ हम इंग्लैंड में कहते हैं, जो इंडिया में भी लाया गया है, वो उन्हीं की कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। इसके अलावा उन्होंने बुक लिखा था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन 1885, जो ग्रंथ माना जाता है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे, एवी डाइसी। इसमें बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछा था कि रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, तो एवी डाइसी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यहां पे आप जो है जॉन ऑस्टिन को भी याद कर सकते हैं। जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन ने भी जो है लीगल सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया था। मोनिस्टिक मतलब कि एक ही सॉवरेन होगा, उसका भी कॉन्सेप्ट दिया था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क क्या है? अब ये तो आप चारों पढ़ेंगे तो आपका दिमाग हिलने लगेगा, लेकिन चलिए, ये एक लीगल डिमांड है इकोनॉमिक राइट का। आप पढ़ लीजिएगा, सोच लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। ये अपने यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब्ड है। द टर्म लिबर्टी मीन्स, ये पॉलिटिकल थ्योरी का है, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें एक टिप्स भी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, आप यदि जैसे देखेंगे कि लिबर्टी का मतलब होता है आपके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, तो आपको लगेगा ये आंसर तो सही है। लेकिन यदि आपने सेकंड नहीं देखा, कई बार हम लोग एक ऑप्शन देखते हैं पहला, उसी को टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा कभी मत कीजिएगा। और ऐसा बहुत लोग करते हैं, याद रखिएगा, बहुत बुद्धिमान लोग करते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेजिटिमेट कंट्रोल। अब ये क्या है, इसने एक और एडजेक्टिव लगा दिया कंट्रोल के पहले। सभी कंट्रोल का होना लिबर्टी से मायने नहीं है, इलेजिटिमेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कंट्रोल जो नहीं होना चाहिए, जो लेजिटिमेट नहीं है, उसका ना होना लिबर्टी है। ये ज्यादा अच्छा आंसर है। तो जब भी टिप्स क्या है कि जब कोई क्वालिफाइड आंसर हो, तो वो अनक्वालिफाइड आंसर से ज्यादा संभावना सही होने की होती है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसमें क्वालिफिकेशन है, इसलिए ये आंसर ज्यादा सही लगता है। आइडियलिस्टिक अप्रोच टू राइट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आइडियलिस्टिक अप्रोच टू राइट एम्फेसाइज्ड ऑन, अब ये भी जो है आपके लिए, किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है? एक तो लीगल अप्रोच है राइट का, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट है, सोशल थ्योरी ऑफ राइट है, ये मोरल थ्योरी ऑफ राइट है। तो एक तरह का ये मोरल थ्योरी ऑफ राइट है। मतलब कि आइडियलिस्टिक थ्योरी ये है कि राइट वो कंडीशन है जो किसी व्यक्ति को जब तक आप नहीं दोगे तो उसका मोरल डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको उसको देना चाहिए। आपका मोरल ऑब्लिगेशन है कि वो राइट उसको मुहैया कराएं, जैसे कि उसको राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रोफेशन, कहीं भी घूमने की आजादी, बोलने की आजादी, सब देना चाहिए आपको, तभी उसका मोरल डेवलपमेंट हो पाएगा। सो मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। फिलोसॉफिकल एनार्किज्म, अब इसको यदि आप देखेंगे तो यहाँ टी.एच. ग्रीन आपको याद आ सकते हैं, वो उनका इस टाइप का व्यू है। फिलोसॉफिकल एनार्किज्म इज रिलेटेड टू, ये इजी क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी अपने को फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहते थे, तो गांधीज्म से रिलेटेड है। अब ये कई बार लोगों को ऑफेंसिव लग सकता है कि एनार्किज्म इज नॉट ए पेजोरेटिव वर्ड। एनार्किज्म का निगेटिव ही मीनिंग नहीं है। एनार्किज्म मतलब होता है कि हम खुद अपने को गवर्न कर सकते हैं, हमको कोई फॉर्मल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, ये एनार्किज्म है। Who conceptualizes power as extractive power and development power, ये कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है या पावर को जिन्होंने पढ़ा है डिफरेंट डेफिनेशन, उनको पता होगा कि सीबी मैकफर्सन ने पावर को दो पार्ट में बांटा था। एक वही जो डेवलपमेंटल पावर लाइक मोरल डेवलपमेंट कराता है, दूसरा एक्सट्रैक्टिव पावर जो दूसरे के ऊपर आपको डोमिनेट करवाने में हेल्प करता है। ये निगेटिव पावर हो गया, ये पॉजिटिव पावर हो गया। सीबी मैकफर्सन थोड़े मार्क्सिस्ट या लेफ्टिस्ट विचारधारा के थे। इनसे जुड़ा हुआ एक थॉट हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। इन्होंने ही ये टर्म कॉइन किया था लॉक और हॉब्स के जो इंडिविजुअलिज्म को बुराई करने के लिए, वो भी पूछा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इसी सब के लिए मैं इसको एनालाइज करता हूँ, क्योंकि ये सब बहुत रिपीटेड है। ये जो सेंटेंस है, ये हेगल ने कहा है, इसका मायने आप समझ सकते हैं कि वो स्टेट को भगवान से कंपेयर करते हैं, भगवान का दूत टाइप का, क्योंकि वो उनका कहना है कि जस्ट लाइक एरिस्टोटल की स्टेट में ही रह के इंडिविजुअल को एक्चुअल जो है फ्रीडम मिलता है और अपने को वो रियलाइज कर सकता है, अपने फुल पोटेंशियल को। तो ये हेगल का कहना है, आप इस पे काफी मैंने वीडियो भी बनाया है, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको याद कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का बेसिस क्या है? अब ये बहुत ही हाईली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, लेकिन यदि आप जाएंगे, जैसे एरिस्टोटल है तो वो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी के बेसिस पे जस्टिस देखते हैं, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो मेरिट के बेसिस पे देखते हैं। मतलब जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसके अनुसार से उसको समाज में ओनर, इज्जत, वेल्थ और इनकम मिलनी चाहिए। मतलब जितना कंट्रीब्यूशन, ये मेरिट हो गया, जितना उसकी
कैपेसिटी है या जितना उसमें मेरिट है, जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन नीड के बेसिस पे भी जो है कई जगह हम मेरिट को छोड़ के नीड के बेसिस पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करते हैं, जिसको कि आप सोशल जस्टिस कहते हैं। तो मेरे अनुसार से मेरिट एंड नीड होना चाहिए, लेकिन आप और पढ़ लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ इलिटिस्ट डेमोक्रेसी? अगेन ये एक फॉल्टी टाइप का क्वेश्चन फ्रेम किया है। ऑफ कोर्स जो है सुम्पीटर जो है इलिटिस्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ये दिया था कि इट इज सिंपली ए पॉलिटिकल मेथड बाय विच वी चूज थ्रू पीरियोडिक इलेक्शन आवर रूरल। तो ये ऐसा कहना इलिटिस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन सार्टरी ने भी इस टाइप का कुछ दिया है इलिटिस्ट, लेकिन रॉल कहाँ से आ गए? अब रॉल भी नहीं दिया है, रॉबर्ट डहल भी नहीं दिया है। अब दोनों में से किसको आप करेंगे चूज? ये तो बहुत मुश्किल है। आप रॉबर्ट डहल को चुन लीजिए, क्योंकि ये प्लूरलिस्ट थे, प्लूरलिस्ट या ग्रुप थिंकर थे, मतलब जो कि ये मानते हैं कि जो सॉवरेनिटी है वो ग्रुप्स में या कम्युनिटीज में डिवाइडेड होती है। प्लूरल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, कहीं एक जगह सत्ता निहित नहीं होती है। स्टेट जो है वन अमॉन्ग द ग्रुप्स है, सुपर ग्रुप है, या कह लीजिए सभी ग्रुप्स के बीच में एम्पायर है। इस टाइप के जो थॉट लाने वाले हैं प्लूरल थिंकर कहलाते हैं। और जो एलीट थिंकर्स हैं वो प्लूरलिज्म और डेमोक्रेसी के कट्टर अपोजिशन में होते हैं, उसको काटते हैं। इसीलिए यहाँ रॉबर्ट हल को मैं मार रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगी। नथिंग आउटसाइड स्टेट, नथिंग अगेंस्ट स्टेट, एवरीथिंग फॉर स्टेट। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुसोलिनी ने फेमसली कहा था। तो ये फासिज्म से जोड़ा जाता है। टोटलिटेरियन स्टेट मतलब कि स्टेट ही सब कुछ है, माई बाप सब है, भगवान है स्टेट, उसके लिए मरो जियो। तो ये जो है फासिस्ट थॉट है। फासिज्म आपको पता है, उसको निगेटिव मीनिंग लगाई जाती है, पेजोरेटिव है। एक समय में उसको बहुत पॉजिटिव माना जाता था, मैं बार बार आपको बताता हूँ। तो ये फासिज्म से जुड़ा हुआ है। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसने लिखा पॉलिटिक्स? यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो एक किताब को यदि आप याद रखेंगे तो वो है पॉलिटिक्स, जो लिखा है एरिस्टोटल ने। अब यहाँ पे जो दूसरी किताब जो आप याद रखेंगे वो है रिपब्लिक, जो लिखा है प्लेटो ने। तो ये दोनों को तो आप भूल नहीं सकते हैं। गिल्ड सोशलिज्म, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ हूँ। गिल्ड सोशलिज्म इज ए मिड पाथ, हो सकता है आपके सिलेबस में हो और आपको पढ़ाया गया हो, तो आप मेरे से अच्छा जानते होंगे। गिल्ड सोशलिज्म होता क्या है पहले ये जान लीजिए। ये ब्रिटेन में ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, इसमें बेसिकली ये है कि गिल्ड जो है पहले मेडिवल काल में जो है कास्ट गिल्ड होती थी या ट्रेड गिल्ड होता था। कोई जो है बुनकर का गिल्ड होता था, कोई जो है लोहार का गिल्ड होता था, कोई मतलब कारपेंटर का गिल्ड होता था। इस तरह के ट्रेडिंग जो गिल्ड होते थे वो यूरोप में भी बने, इंडिया में भी बने। उनका बड़ा बड़ा एसोसिएशन होता था, वो अपने ट्रेड को कंट्रोल करने के रूल रेगुलेशन बाद में गिल्ड कहते थे। अब गिल्ड सोशलिज्म ये है कि वो जो गिल्ड है, जो कि अब लेबर का यूनियन का लीजिए, ट्रेड यूनियन में कन्वर्ट हो गया है मॉडर्न काल में, इंडस्ट्रियल काल में, तो वो जो है खुद इंडस्ट्री को ओन करे और मैनेज करे, मतलब एक सोशलिस्ट वे में इसको गिल्ड सोशलिज्म कहते हैं। अब आप ये देखिएगा कि फैबियनिज्म जो है वो तो एक तरह का सोशल डेमोक्रेसी है, बहुत ही ग्रेजुअल और डेमोक्रेसी के साथ सोशलिज्म। और सिंडिकलिज्म जो है वो एनार्किस्ट काइंड ऑफ गिल्ड सोशलिज्म है। मतलब जहां पे है तो वो गिल्ड सोशलिज्म ही, कि वर्कर जो है वो कंट्रोल करेगा इंडस्ट्री को, वो उसका ओनर बन जाएगा, लेकिन वो काफी ज्यादा जो है वो एनार्किज्म की तरफ जाता है, मतलब कि स्टेट नहीं हो, कोई रूल नहीं हो। तो मेरे अनुसार से ये दोनों के बीच में पड़ता है, क्योंकि यूके में हुआ है तो फेबियनिज्म जैसा भी ये है और सिंडिकलिज्म से भी थोड़ी बहुत मिलती है, मिड पाथ है। लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, आप खोजिए और मुझे बताइए कि ये सही है या इसमें से और कोई सही है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी डिफिकल्ट। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, अब ये तो देखिए, एक डिफिकल्ट दूसरा उतना ही आसान। अब ये इतने बार रिपीट हो गया, आपको पता है कि प्लेटो ने कहा है, इसका मायने क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। इसका मायने ये होता है, जैसे कि कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को दिखाया अपना विराट रूप, तो उसमें क्या है, उन्होंने अपना मुंह खोला तो कृष्ण भगवान के अंदर ही पूरा संसार दिखा। तो वही चीज जो है प्लेटो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को यदि आप देखोगे ना तो आपको पूरा स्टेट दिखेगा। जो पूरा स्टेट जो है वो एक इंडिविजुअल ही तो है। जिस तरह इंडिविजुअल में 3 कंपार्टमेंट होता है उसके आत्मा में, रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट, उसी तरह स्टेट में 3 क्लास होते हैं, जो रीजन से गाइडेड फिलोसफर किंग, स्पिरिट से गाइडेड सोल्जर, और एपेटाइट से गाइडेड जो है प्रोड्यूसर क्लास। तो इसीलिए इंडिविजुअल इज नथिंग बट मैग्नीफाइड इंडिविजुअल स्टेट होता है। मतलब स्टेट जो है इज नथिंग बट ए इंडिविजुअल रिट लार्ज। ओल्ड इंग्लिश है, रिट लार्ज मतलब मैग्नीफाइड। ओके, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मैंने ये भी दे दिया है किस सेक्शन से आपके सिलेबस से आ रहा है। ये WPT मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का है, ये पॉलिटिकल थ्योरी का है, ये भी पॉलिटिकल थ्योरी का है।
पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या होता है पहले समझिए। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिव लिबरलिज्म जो है से रॉल को आप सबसे अच्छा जान सकते हैं, जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म की तुलना में स्टेट को बहुत ज्यादा रोल देते हैं वेलफेयर में। वो ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो सकती है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगा सकते हैं, आप अमीरों से टैक्स लेके गरीबों में बांट सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को इस तरह से कर सकते हैं कि गरीब और अमीर के बीच की खाई कम हो। तो ये पॉजिटिव लिबरलिज्म है। तो ये बहुत ज्यादा जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से मिलती है, जो मैंने आपको बताया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी वही है जो कि अभी नॉर्डिक कंट्री अपनाते हैं, कुछ मायने में जर्मनी भी अपनाता है, बहुत सारे मेनलैंड यूरोप के जो देश हैं वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाते हैं। इंडिया ने भी जो है आज़ादी के बाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही अपनाया, इसको हम मिक्स इकोनॉमी मॉडल कहते हैं नेहरू जी का। वो एक तरह से मिला जुला हुआ है डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के बीच का बात। डेमोक्रेसी भी है, ग्रेजुअलिज्म भी है, कोई उठा पटक भी नहीं है, कोई रिवॉल्यूशन के तौर पे नहीं है, स्टेट को हटाने की बात नहीं है, डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट नहीं है, लेकिन समतावादी है, मतलब सोशलिज्म है। अमीर गरीब के बीच में खाई कम हो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो, वेलफेयर हो, ये सब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आता है, इसलिए पॉजिटिव लिबरलिज्म इसके करीब आती है। पॉजिटिव लिबरलिज्म को आप मॉडर्न लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जॉन रॉल को पॉजिटिव लिबरलिज्म से आप जोड़ सकते हैं। उनके जो अपोजिशन है, जिसको लिबर्टेरियन बोलते हैं, कैपिटलिज्म या राइट विंगिस्ट लिबर्टेरियन बोलिए, वो रॉबर्ट नॉजिक हैं, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव लिबरलिज्म के अपोजिट एंड पे खड़े दिखते हैं। सोशलिज्म मींस स्लेवरी। अब ये इस टाइप का जब भी ऐसा आए ना और लॉर्ड एक्सन दिखे, तो मेरा टिप्स है कि लॉर्ड एक्सन को मार दीजिए। जैसे लॉर्ड एक्सन नहीं कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो इस टाइप की जो क्विरकी और बहुत ही फेमस जो सेंटेंस है वो लॉर्ड एक्सन ने कहा है। तो सोशलिज्म मींस स्लेवरी। तो आप समझ सकते हैं कि लॉर्ड एक्सन सोशलिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हु प्रेजेंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव लिबर्टी, ये एकदम ही बच्चा टाइप क्वेश्चन है जो मैं बोलता हूँ, रन ऑफ द मिल क्वेश्चन। ईसा बर्लिन आपके सिलेबस में भी है। यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसा बर्लिन इन दोनों में से किस लिबर्टी के ज्यादा समर्थक थे, तो वो निगेटिव लिबर्टी के ज्यादा समर्थक थे। उनके विचार से पॉजिटिव लिबर्टी एक स्लिपरी स्लोप के जैसा है, जिसपे बच्चे स्लाइड करते हैं ना, मतलब एक बार यदि आप उस स्लाइड पे चढ़ गए तो बीच में आप रुक सकते हैं क्या? तो उनका कहना था कि वो स्लाइडिंग स्लोप जैसा है, स्लिपरी स्लोप है। एक बार यदि आपने पॉजिटिव लिबर्टी को अपना लिया तो सीधे आप टोटलिटेरियन स्टेट पे जाके रुकेंगे। सिटीजनशिप ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, अब ये तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है कि कहां से ओरिजिनेट किया, ये सब बेकार क्वेश्चन है। लेकिन ये जो है लैटिन वर्ड सिविस से निकला है, उसी से जो है सिटी स्टेट जो था वो भी उसी से निकलता है, सिविस से। तो ये लैटिन वर्ड हो गया सिटीजन एंड सिटीजनशिप। विच थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मनु। अब मनु स्मृति में यदि आप देखेंगे तो वहां तो सब लोग परेशान होकर के, जो अराजकता फैली हुई है, जंगल राज है या मत्स्य न्याय कह लीजिए, उस टाइप का है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जा रही है, तो उससे बचने के लिए त्राही करते हुए ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने जो है वो किंग बनाया, किंग राजा, जो कि दंड नीति से जो है वो सब जगह सुख और शांति व्याप्त करता है। तो ये डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन है। इन द फिलोसफी ऑफ कौटिल्य, अब कौटिल्य का अर्थ आ गया स्टेट हैविंग डिजायर टू विन। स्टेट या किंग जो जीतने की इच्छा रखता है, उसको उन्होंने नाम दिया था विजिगिषु। विजिगिषु बड़ा अजीब सा नाम था, विजिगिषु। उसमें बहुत सारा और अजीब अजीब नाम भी था। अकरंद, अकरंद मतलब मतलब जो है वो मित्र होता है, अकरंद। तो अकरंद है, फिर उसका पार्श्वनिग्राहा जो दुश्मन है पीछे के साइड से, तो इस टाइप की जो है अकरंद सारा, ये सब उन्होंने दिया था। मध्यमा, उदासीना, आपको याद होगा, मैंने सब पढ़ाया है आपको, लेकिन विजिगिषु यहाँ पे पूछा गया है। उसके सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। विच थिंकर इज नोन एज चाइल्ड ऑफ रिनेसा, अपने काल का शिशु, मैकियावेली, रट लीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो है रिनेसा के बाद ही वो आए थे। रिनेसा 14-15 सेंचुरी में हुआ और वो भी जो है 15-16 सेंचुरी में आते हैं, इसलिए वो एक मॉडर्न काल के जो हैं वो जनक माने जाते हैं। पॉलिटिक्स को एक मॉडर्न रूप में उन्होंने दिया, सेकुलर पॉलिटिक्स, ऑटोनोमस पॉलिटिक्स, नेशन स्टेट की पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जिसकी अपनी लॉ है, जो कन्वेंशनल मोरालिटी से अलग है। ये सब मैकियावेली का थॉट है। रिपब्लिकन थॉट भी उन्होंने दिया कि पीपल खुद अपने को गवर्न कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल कोई किंग या प्रिंस से कम जो है बुद्धिमान नहीं होते हैं। एक अकेला आदमी उतना ही बेवकूफ होता है जितना एक प्रिंस होता है, दैट्स ऑल। कितनी मतलब कि इगैलिटेरियन थॉट थी, लेकिन कितना मैकियावेली को हम लोग निगेटिव रूप में कॉमन पार्लेंस में जानते हैं।
थिंकर एसोसिएटेड विद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। आपको पता है हॉब्स, लॉक, रूसो, कांत, रॉल, ये सब सोशल कॉन्ट्रैक्टियन थ्योरी है। यहाँ पे केवल जो है थॉमस हॉब दिख रहे हैं। अब यहाँ पे और सबको देख लीजिए, जेरेमी बेंथम, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब जीएचपी प्रिंसिपल, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्सन। मैकियावेली अभी मैंने डिस्कस किया। टीएच ग्रीन जो है एक मोरल काइंड ऑफ लिबरल थिंकर, आइडियलिस्ट भी हैं साथ साथ में, लेकिन इंडिविजुअलिस्ट भी हैं, लेकिन वो समाज के बारे में भी सोचते हैं। मोरलिटी इथिक्स पर बेस्ड जो है वो समाज चाहते हैं। तो ये टीएच ग्रीन है अंग्रेज। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक द स्टेट ऑफ नेचर वाज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इसका ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है। पीसफुल तो चलिए ठीक है, क्या पीसफुल था? उनका कहना था कि सम वॉट पीसफुल, ऐसा वर्ड है, मतलब ऐसा पीस जो कभी भी भंग हो जाए। लोग रह तो रहे हैं जैसे तैसे नेचुरल लॉ को मानते हुए, थोड़े बहुत एक दूसरे से सामंजस्य बिठाते हुए, लेकिन वो पीस जो है बहुत फ्रजाइल पीस है, तुरंत ही टूट जाने वाला है, इनकन्वीनियंस है उस पीस में, ऐसा लॉक का कहना था। लेकिन वो हॉब्स की तरह ये नहीं मानते थे कि ये एकदम वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। 43 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये तो कुछ बात ही नहीं हुई कि जनरल विल को सुनते ही आपको रूसो याद आने चाहिए। ये पूछा जाता कि जनरल विल क्या है एंड ऑल, तो थोड़ी अच्छी क्वेश्चन होती। किसको कहा जाता है रिलक्टेंट डेमोक्रेट? तो ये भी आप बहुत तपाक से कह सकते हैं जेएस मिल, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, आपने पढ़ा भी होगा। क्यों इनको रिलक्टेंट डेमोक्रेट बोलते हैं? क्योंकि ये टिरनी ऑफ मेजोरिटी में बिलीव करते थे। इनका कहना था कि डेमोक्रेसी में जो है मेजोरिटी का टिरनी हो जाता है, मतलब कि एक तरह से आतंक हो जाता है। माइनॉरिटी हमेशा दबी सहमी कुचली रहती है। माइनॉरिटी, उनके विचार से वो माइनॉरिटी नहीं था कि मुस्लिम और सिख माइनॉरिटी है, उनका माइनॉरिटी था जो थॉट में, जो अलग हट के विचार रखते हैं मेजोरिटी से, वो माइनॉरिटी। ऑफ कोर्स उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं रिलीजियस या कल्चरल माइनॉरिटी में भी। इसलिए वो डेमोक्रेसी से बड़ा घबराते थे। उन्होंने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात कही थी, जो माइनॉरिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक से अधिक वोट की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं कि बुद्धू को भी एक वोट और पढ़े लिखों को भी एक वोट। हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टर ऑफ आइडियलिज्म? तो हेगल से बड़ा आइडियलिज्म तो कौन दुनिया में हुआ है? आइडियल जो डायलेक्टिक आइडियलिज्म उन्होंने दिया कि आइडिया के ही डेवलपमेंट से पूरी दुनिया जो है वो डेवलप होती है, उनका यही मानना था। और उसको पूरा उलट दिया, मतलब कि सर पे पांव और पांव पे सर जिसको बोलते हैं, वो रख दिया कार्ल मार्क्स ने। और उन्होंने इनके आइडियलिज्म को बदल करके डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म में कन्वर्ट कर दिया हेगल के। इसलिए वो हेगल से इतने प्रभावित थे। आइडिया हेगल का ही था डायलेक्टिज्म का। डायलेक्टिज्म क्या है? अंतर विरोध, जो किसी चीज में अंतर्निहित है, मतलब कि इनहेरेंट है, मतलब उसी में छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मेरे बात में ही यदि मेरे बात का अंतर विरोध छिपा हुआ है तो उसको डायलेक्टिज्म बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी साधु है, लेकिन उस साधु में ही यदि शैतान छुपा हुआ है तो ये उसका अंतर विरोध है, तो वो जिसको स्प्लिट पर्सनैलिटी कहते हैं, तो ये डायलेक्टिज्म है। तो हेगल का कहना था कि हर आइडिया में इनहेरेंटली उसका अपोजिट आइडिया खुद ही छिपा रहता है। और मार्क्स का कहना था कि हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में या हर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में उसका अपोजिट जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बीच जो है छिपे रहते हैं। Who presents synthesis of individualism and idealism? It is a very good question. ये आपका ज्ञान बढ़ाता है, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म को भी मानना और आइडियलिज्म केवल एक ही इस चारों में से है, वो है टीएच ग्रीन। जो कि आइडियलिस्ट भी हैं, वो ये भी कहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है वो कॉमन गुड के बारे में सोचे, कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचे, और वो इंडिविजुअलिज्म को भी मानते हैं, वो सोशलिज्म को नहीं मानते हैं। Who propounded the theory of historical materialism? अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दिया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक लाइन में क्या है कि हिस्ट्री का जो प्रोग्रेशन है, जो डेवलपमेंट है, वो कुछ नहीं है, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो डिफरेंट डिफरेंट काल में हुआ है, वो डायलेक्टिक मेथड से कैसे आगे बढ़ता है, वही हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन है। उसी को उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बोला। सर्किट कोर्ट ऑफ अपील जो है किस कंट्री में पाया जाता है? ये यूएसए में पाया जाता है। ये चूंकि आपको कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ाया गया है, उसमें अमेरिका है, उसमें यूरोप में यूके है, स्विट्जरलैंड भी आपको पूछा जा रहा है, चाइना है, रसिया है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। मुझसे ज्यादा पता होगा क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आपने पढ़ा है, मैंने ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। फिलीबस्टरिंग जो है ये जरूर हम लोग सब जानते हैं। फिलीबस्टरिंग यूएसए में एक परंपरा है, सीनेट में
जहां पे कि देर करने के लिए, किसी बिल को प्रस्तुत नहीं कराने देने के लिए घंटों घंटों यदि कोई सीनेटर भाषण देता रहता है तो उसको फिलिबस्टरिंग कहते हैं। Who among the following treated non-violence as central point in national movement? अब ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कल ही परसों मैंने बताया था महात्मा गांधी छोड़ के कौन है ये, इसको आप मिस कर ही नहीं सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं कर सकता। Who among the following eminent person is influenced by scientific socialism? अब ये तो यदि आपने मेरी गाइड भी पढ़ी है तभी पता होगा, वैसे भी पता होगा यदि आपने नेहरू पर मेरा वीडियो देखा है। जवाहरलाल नेहरू जो है साइंटिफिक सोशलिज्म के समर्थक थे, और साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे, समाज को भी वो साइंटिफिक वे में देखते थे, इसलिए वो सेकुलर भी थे। कंट्राडिक्शन इज रीजन फॉर डेवलपमेंट, टू विच आइडियोलॉजी इट इज एसोसिएटेड विथ। अभी जो मैं आपको इतना भाषण दे रहा था डायलेक्टिज्म पे, डायलेक्टिज्म इनहेरेंट कंट्राडिक्शन, उसको अदर वे में इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं कि कंट्राडिक्शन इज रीजन फॉर डेवलपमेंट। कंट्राडिक्शन जो है, अंतर विरोध, उसी से जो है डेवलपमेंट होता है, चाहे आइडिया का हो चाहे मटेरियल का हो, ये डायलेक्टिज्म है। तो यहां मटेरियलिज्म लिखा है, लेकिन चलिए डायलेक्टिकल आइडियलिज्म भी हो सकता है। The dictatorship of cabinet has reduced the power and prestige of parliament in UK. आप जैसे ही dictatorship of cabinet देखे ना ये फ्रेज, तो आप रामसे मुइर को याद कीजिए, याद कर लीजिए सीधा, इसको भूलिए मत, इंपॉर्टेंट है। रामसे मुइर ने ये भी वर्ड कहा है, ये भी एक जगह आपको पूछा गया है, ब्यूरोक्रेसी थ्राइव्स अंडर द क्लोएक, मतलब आवरण, क्लोक ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रामसे मुइर। तो आप समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को और एग्जीक्यूटिव को कितने संदेह की दृष्टि से रामसे मुइर इंग्लैंड के हैं देखते हैं। इसके अलावा लॉर्ड हेवर्ट ने कहा, ये भी आपके ही यहाँ पूछा गया इसलिए मैंने आपको याद कराया है कि कैबिनेट एज न्यू डिस्पोटिज्म। तो लॉर्ड हेवर्ट भी जो है रामसे मुइर के जैसा ही कैबिनेट को एक बहुत बड़ा दैत्य की तरह मानते हैं, न्यू डिस्पॉट मानते हैं। और इस सब का कहने का मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी और लेजिस्लेचर के ऊपर ज्यादा पावरफुल हो गई है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। ये कई लोगों के लिए चिंता का विषय है, मैंने आपको इस पे काफी कुछ बताया भी है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर तो पॉकेट में ही रहता है एग्जीक्यूटिव के, और जुडिशरी पे भी उनकी बड़ी धमक होती चली जा रही है, तो फिर उनको रोकने वाला कौन है? कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब कि जहां पीपुल खुद शासन नहीं करते हैं। तो यूके में खुद नहीं करते हैं, वहां रानी जो है वो उसको वो अपना शासक मानते हैं, ऑफ कोर्स उसके हाथ में कोई पावर नहीं है, लेकिन यूके जो है एक मोनार्की है। मोनार्की जैसे सऊदी अरब मोनार्की है, जापान मोनार्की है, बहुत सारे कंट्री, नीदरलैंड भी शायद मोनार्की है, नॉर्वे शायद मोनार्की है, इवन मतलब कि कॉमनवेल्थ के बहुत सारे कंट्री, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो लोग क्वीन जो इंग्लैंड की उसी को अपना मोनार्क मानते हैं इज्जत से, तो वो भी मोनार्की हैं। ये सब रिपब्लिक नहीं है, लेकिन जैसे यूएसए है, इंडिया है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, ये सब रिपब्लिक है, मतलब वहां पे पीपल खुद शासन करते हैं, कोई वहां राजा रानी नहीं है। सियानमेन स्क्वायर, इसको टियनमेन नहीं पढ़ते हैं, सियानमेन पढ़ते हैं। सियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल सिस्टम। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद पता हो कि सियानमेन स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल घटना है, जहां पे कि टैंक से जो है गोली बरसा दी गई थी, स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सियानमेन स्क्वायर बीजिंग में, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी चाइना में। एक बहुत काला धब्बा है प्रोटेस्ट को कैसे कुचला जाता है उसके उस पर। चूंकि आपको चाइना का कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, इसलिए ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। वन से स्पीकर ऑलवेज स्पीकर कितनी बार पूछा जाएगा? मतलब मुझे लगा 2-3 बार तो ये आपके यहाँ पूछ चुके हैं, ये यूके में है। और मुझे किसी ने ये भी बताया, मेल करके एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर कितनी अफसोस की बात है कि ये देखिए ऑफिशियल की, उसने ऑफिशियल की मुझे मेल किया, उसमें जो है उसमें यूएसए ये ऑफिशियल आंसर दिया हुआ है। मतलब कितनी बकवास की बात है कि कोई ये भी नहीं देख रहा है कि ऑफिशियल आंसर भी सही दे, हम वो भी गलत फलत दे रहे हैं। ये क्वेश्चन अनदर एक ब्लॉट है, विनर टेक इट ऑल इज एप्लीकेबल इन द इलेक्शन सिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। विनर टेक इट ऑल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज विनर टेक इट ऑल। मतलब कि यदि आपको 21% वोट मिला किसी कंस्टिट्यूंसी में और उससे अधिक किसी को नहीं मिला,
आपका जो नियरेस्ट जो कैंडिडेट था उसको एक वोट आपसे कम मिला, मतलब उसको भी 21% ही मिला, लेकिन एक वोट कम मिला, तो पूरा कंस्टिट्यूएंसी आपका हो गया। इसी को तो विनर टेक इट ऑल बोलते हैं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो विनर टेक इट ऑल है, तो यूके में भी है, लेकिन विनर टेक इट ऑल यूएसए में भी है। यूएसए में कैसे, अभी यूएसए का इलेक्शन आपको हुआ, आपको याद होगा, उसमें क्या होता है कि किसी स्टेट में, जैसे कैलिफोर्निया है, उसमें जो पॉपुलर वोट में जो मेजोरिटी पाते हैं, उस कैलिफोर्निया का जो इलेक्टोरल वोट है, जैसे कैलिफोर्निया मान लीजिए 70 वोट है, वहां हर स्टेट का कुछ इलेक्टोरल वोट है, तो वो सारा का सारा जो उस कैंडिडेट को दे दिया जाता है जो कि पॉपुलर वोट ज्यादा जीता है, फर्स्ट पास द पोस्ट टाइप का। तो वो यूएसए में भी है, तो दो दो इसके सही आंसर हैं। लेकिन ये पूछना चाह रहे होंगे यूएसए, पता नहीं ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, तो ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म कहाँ अप्लाई होता है, किसी भी कम्युनिस्ट नेशन में होगा, ये लेनिन ने दिया था, तो यहाँ तो कम्युनिस्ट नेशन केवल चाइना है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का मतलब होता है कि सिंगल पार्टी तो रहेगी, लेकिन जैसे जैसे लोअर लेवल पे जाएंगे वहां पे डेमोक्रेसी होती जाएगी, डेमोक्रेटिकली जो है अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो छोटे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं फिर बड़े रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, इस तरह से ऊपर जो है वो पिरामिड जैसी बनती जाएगी, ऊपर जो है सत्ता एकदम केंद्रित हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगी, निकल नीचे से ऊपर तक डेमोक्रेसी रहेगी। फिर चाइना से क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे सुप्रीम ऑर्गन कौन है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, नेशनल पार्टी कांग्रेस है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्टी कांग्रेस जब नहीं मिल पाती है तो सेंट्रल कमेटी जो है वही सबसे बड़ी होती है। उसके बाद पोलिट ब्यूरो होती है, पोलिट ब्यूरो की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, डे टू डे जो डिसीजन तो यही स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है। तो सही आंसर 1 हो गया। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, वही मैं, सॉरी, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये बहुत ऑब्सक्योर क्वेश्चन है, नेट पे अलग अलग व्यू मिलते हैं इसके। परमानेंट मेंबर जो हैं 200 के आसपास हैं, लेकिन कुछ टेम्पोररी मेंबर भी 170-72 बनाए जाते हैं, तो 350 के आसपास होते हैं। आई डोंट नो, कोई 372 तो है नहीं, ना 200 भी नहीं है, परमानेंट भी नहीं लिखा हुआ है। वाटर गेट स्कैंडल जो है मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था किसी पेपर में, मुझे नहीं याद है किस पेपर में। तो वाटर गेट स्कैंडल यूएसए में हुआ था, उसमें जो प्रेसिडेंट कौन थे, निक्सन, मुझे लगता है निक्सन को के टाइम में हुआ था, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसमें बेसिकली ये हुआ था कि एक वाटर गेट एक बिल्डिंग थी, उसमें जासूसी प्रेसिडेंट खुद करवा रहे थे अपने अपोजिशन पार्टी के डॉक्यूमेंट को हथियाने उथियाने के लिए, तो वो पकड़े गए, तो उससे बहुत हंगामा हुआ। तो अमेरिका में ये हुआ था वाटर गेट स्कैंडल। वाटर गेट याद रखिए एक बिल्डिंग का नाम है, जिसमें कि वो पॉलिटिकल पार्टी से डेमोक्रेट थे जिनका ऑफिस था, और उसके दस्तावेज को जो प्रेसिडेंट थे वो रिपब्लिकन होंगे, वो अपने जासूसों या चोरों के द्वारा उसको जो है वहां से डॉक्यूमेंट को चुराते हुए चोर लोग पकड़े गए थे। उन्होंने ये बता दिया कि राष्ट्रपति के आदमियों ने हमें भेजा है। कितना बड़ा हंगामा मचा होगा, आप समझ सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पॉयल सिस्टम इज ए फीचर ऑफ। स्पॉयल सिस्टम होता क्या है? ये अमेरिका में 1883 के पहले प्रिवलेंट था, जब प्रेसिडेंट जैक्सन होते थे वहां पे ये था, और कई जगह ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट होते हैं, टॉप ऑफ चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो अपने कैबिनेट को और अपनी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है उसको एक तरह से नॉमिनेट करते हैं। तो ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते हैं जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हों, जो लॉयल हों। तो वो उसी टाइप की सिस्टम है जैसे कि डकैत जो है लूट का माल अपने लॉयलिस्ट में बांटते हैं, इसलिए उसको स्पॉइल सिस्टम रखा गया है, द डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्पॉइल्स। तो ये मेरिट सिस्टम नहीं है, आपको मैं इसलिए बना रहा हूं, अच्छे अच्छे पद पे दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के समर्थक हो। इसको बहुत बुरा माना जाता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये माना जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या ब्यूरोक्रेट हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से न्यूट्रल होने चाहिए, उनको न्यूट्रल वे में, नहीं तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा, कमिटेड हो जाएंगे वो। तो ये फीचर जो है यूएसए की, इज कहना मुश्किल है क्योंकि अब वहां पे जो है 1883 में एक एक्ट आई, पेंडल्टन एक्ट, पेंडल्टन, ये पूछा जाता है, पेंडल्टन एक्ट के थ्रू जो है वहां पे मेरिट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इसलिए ये कहना तो अब गलत है, इज वाज कहा जा सकता था। द मेंबर ऑफ फेडरल काउंसिल इन स्विट्जरलैंड आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ। यहाँ पे फेडरल काउंसिल के बारे में जान लीजिए, बहुत जगह पूछा जाता है। स्विट्जरलैंड कई मायने में एक यूनिक डेमोक्रेसी है, उसमें से एक है कि वहां प्लूरल एग्जीक्यूटिव का जो है परंपरा है। प्लूरल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, 7 लोग मिल करके
ये 7 मेंबर जो होते हैं उनको फेडरल काउंसिल कहते हैं, 4 साल के लिए नियुक्त होते हैं, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसमें से 7 जो हैं बारी बारी से जो है, एक वाइस प्रेसिडेंट बना, अगले साल वो प्रेसिडेंट, फिर दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इस टाइप से रोटेट करता है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि रूरल एग्जीक्यूटिव इज द फीचर ऑफ स्विट्जरलैंड पॉलिटी। दूसरा इसमें यह है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कई फीचर्स जो हैं, लाइक इनिशिएशन, रेफरेंडम, रिकॉल, ये सब जो है स्विट्जरलैंड के भी पॉलिटी में हैं। तो ये 2 चीजों को आप याद कर लीजिएगा। हु हैज गिवन द 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिहेवियरलिज्म? ये तो अनडाउटेडली आप डेविड स्टर्न पे टिक मारिए, और यहां मैंने दे दिया है कि उन्होंने 8 क्या फीचर जो है बिहेवियरलिज्म के बताए थे। ये भी यहां बात कर लीजिए कि बिहेवियरलिज्म के अलावा जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, जो इसको थोड़ा टोन डाउन करता है, इसके इंपेरिसिज्म, पॉजिटिविज्म को, वैल्यू को ऐड करता है, उसको पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहते हैं। उसके भी जनक जो है डेविड स्टर्न थे, और उन्होंने 7 क्रीडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म दिया था, वो भी मैंने अपने गाइड और कई जगह बताया है। तो इसको भी, और 8 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड 7 क्रीडो ऑफ रिलेवेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, दोनों को याद कर लीजिएगा। एक जरूर और याद कर लीजिए, बहुत जगह पूछा जाता है कि बिहेवियरलिज्म का कोर जो इसेंस था ना, वो इंपेरिसिज्म था। फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंटिफिक थ्योराइजेशन वाज द इसेंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। Who has given the concept of end of ideology? ये तो मैंने अभी कितने बार एक्सप्लेन किया है, डेनियल बेल। इसके साथ में रेमंड एरन से लेकर के सैमर लिप्सेट, मार्टिन लिप्सेट, ये सब बहुत सारे जो थिंकर थे वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी थ्योरी से प्रभावित हो गए थे। एंड ऑफ आइडियोलॉजी थ्योरी ये कहता है, थेसिस ये कहता है कि ग्रैंड आइडियोलॉजी लाइक लिबरलिज्म और सोशलिज्म, फासिज्म, इन सब के दिन लद गए हैं। नाउ देयर विल बी स्मॉल स्मॉल थॉट वर्ल्ड व्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज, स्मॉल कम्युनिटीज, और वो कोई इस टाइप का ग्रैंड आइडियोलॉजी 3-4 से दुनिया नहीं चल सकती है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ स्विट्जरलैंड? अब ये तो कंपेरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, आपको पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड आपने पढ़ा है। रिपब्लिकन पार्टी नहीं होगा क्योंकि ये तो अमेरिका में है। बाकी तो मुझे लगता है मैं ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मैंने कोई रिसर्च इस पे नहीं किया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये तो आप छूटते कह सकते हैं कि भाई सबसे बड़ा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो यूके में है, उसी को अपनाया है। हम लोगों ने उसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब कि यदि कोई एक मिनिस्टर अलग नहीं चलता है, वो ग्रुप में चलता है। कैबिनेट ने यदि कोई फैसला ले लिया, तो यदि आप समर्थक नहीं भी हैं उस फैसले के, तो एज ए मेंबर ऑफ कैबिनेट हमेशा आप उसका सपोर्ट करेंगे, नहीं तो आप रिजाइन कर दीजिए। इसी तरह से एक मिनिस्टर पर यदि कोई आक्षेप आता है लोकसभा में और उस पर वोट होती है, तो पूरा कैबिनेट रिजाइन हो जाता है। इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, इसको वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म में बोलते हैं। वेस्ट मिनिस्टर जो है कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे एक बिल्डिंग का नाम है, वो एक पैलेस है, उसको वेस्टमिंस्टर पैलेस बोलते हैं। उसी में वहां की पार्लियामेंट बैठती है, इसलिए उस फॉर्म ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं। इंडिया ने उसी को अपनाया है। अब ऑथोरिटी क्या है? ये आपके पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मैंने जो बाइफर्केशन किया है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को मैंने एक ही माना है। लगभग एक ही तरह की बात है, आपको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वो साइंस है जहाँ पे कि सोशियोलॉजी जो है वो पॉलिटिक्स को गाइड करती है। कितने ही सारे मैक्स वेबर हैं, टैलकट पार्सल हैं, अगस्ट कॉम्टे हैं, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पॉलिटिकल साइंस में। काफी सारे जो चीजें हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में वो उसी से आती है। साइकोलॉजिस्ट ने भी बहुत हेल्प किया है पॉलिटिकल साइंस को, जैसे अब्राहम मैस्लो हैं, मैकग्रेगर हैं, हर्जबर्ग हैं। ये सब साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को इनरीच किया है। तो इंटरडिसिप्लिनरी हो चुका है पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का पार्ट है कि ऑथोरिटी क्या है। ऑथोरिटी जैसे प्रधानमंत्री की ऑथोरिटी है, तो ऑथोरिटी, लेजिटिमेट पावर को ऑथोरिटी बोलते हैं। ऐसा पावर जो कि मान्य है, जिसको मान्यता प्राप्त है, जो जिसका यूज आप करेंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि अब्यूज ऑफ पावर है, वो ऑथोरिटी है। तो लेजिटिमेट पावर इज ऑथोरिटी, इसको रट लीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज परफॉर्म बाय। अगेन मैं इस पे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। ऑफ कोर्स कई स्टूडेंट ने पहले मुझे बोला कि सर ये तो प्रेशर ग्रुप का काम है। ऑफ कोर्स ज्यादा जो है इसमें जो है सही आंसर तो प्रेशर ग्रुप होगा। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या होती है? आर्टिकुलेट करने का मतलब होता है सजाना, मतलब उसको ठीक से अरेंज करना,
ठीक से प्रस्तुत करना। जैसे मैं तो आर्टिकुलेट ही करता हूँ, आइडियाज को आर्टिकुलेट करता हूँ, आपको ठीक से बता देता हूँ, बस ये मेरी आइडियाज थोड़ी होती हैं। तो इसी तरह से इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है कि कैसे आप डिफरेंट कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को एक तरह से सजाएंगे, अरेंज करेंगे और उसको फोर्सफुली जो है पॉलिसी मेकर के सामने रखेंगे। ये काम प्रेशर ग्रुप करता है। लेकिन मैं आपको क्यों क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती हैं, वो ग्रेट इंटरेस्ट आर्टिकुलेटर है। आगे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा इसमें, आप देखेंगे कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन भी उसका पार्ट है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये सारे जो इनपुट फंक्शंस जो एलिमेंट ने देते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं। लेकिन चलिए, बेटर जो है प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप है। यहां पे एक बात याद कर लीजिए कि एस ई फाइनर ने प्रेशर ग्रुप को एनोनिमस एम्पायर कहा था। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये प्रेशर ग्रुप है, तो इससे कॉन्सेप्चुअल मैप बस याद कर लीजिए। एनोनिमस एम्पायर, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। अब ये तो इतना ऑफ्ट रिपीटेड है, इतना ज्यादा बार पूछा गया है। रॉबर्ट माइकल इटालियन थे। आयरन लॉ का मतलब क्या होता है कि आप बच नहीं सकते, मतलब ओलिगार्ची से कोई ऑर्गेनाइजेशन बच नहीं सकता। रॉबर्ट माइकल का थेसिस है, चाहे वो कितना भी डेमोक्रेटिक क्यों ना हो। इवन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो भी अल्टीमेटली ओलिगार्ची में बदल जाती है। 3 4 5 लोग रूल करने लगते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मेनी। यही कहना है उनका, रॉबर्ट माइकल का। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में ये कहा था। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का स्टडी किया था, बट शायद यूएस में और इटली में भी। क्लास क्या है? देखिए, क्लास जो है सोशल कैटेगरी कहना तो डिफिकल्ट है। कास्ट एक सोशल कैटेगरी है, क्लास इकोनॉमिक कैटेगरी कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ अमीरी गरीबी के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, इसलिए ये इकोनॉमिक कैटेगरी है। हु टॉक्स अबाउट 7 क्रीडो ऑफ रिलेवेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। यही मैं बोल रहा था कि इसको सीधा रट लीजिए कि 7 क्रीडो पोस्ट बिहेवियरलिज्म का डेविड ईस्टन ने दिया, 8 प्रिंसिपल फाउंडेशनल प्रिंसिपल बिहेवियरलिज्म का भी डेविड ईस्टन ने दिया। कौन ऐसे थ्योरिस्ट हैं जो कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म दोनों के फादर हैं? वो डेविड ईस्टन है। सेम जो है वो सिस्टम थ्योरी के भी जनक हैं। हु हैज डेवलप्ड सिस्टम एनालिसिस। अब देखिए, ये तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर से पूछा जा रहा है, तो ठीक है, बार बार बोलना। आपको लगता होगा सर इतना रिपीट क्यों करते हो? कुछ तो स्टूडेंट बहुत बुद्धिमान है, वो जानते हैं कि मैं रिपीट क्यों करता हूँ। उसको ऐसे समझिए कि मंत्र क्यों पढ़ते हैं हम लोग। मंत्र जो है वही है, बार बार किसी चीज को रिपीट करेंगे तो आपके अंदर वो चला जाता है, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। आपने जो है लगान का वो गाना सुना होगा, लगान पिक्चर में, जिसमें कि आमिर खान गाता है, बार बार हो बोलो बोलो बार बार, अपनी हमारी जीत हो दूसरे की हार हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बात को बार 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 बोलना है कि डेविड ईस्टन सिस्टम थ्योरी, डेविड ईस्टन सिस्टम थ्योरी, डेविड ईस्टन इज फादर ऑफ बोथ बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ये दिमाग में जब आपका इको होने लगेगा ना, तो आप उस जोन में पहुंच जाएंगे जहां पे कि आप ये सब एग्जामिनेशन आपको जो है बच्चों का खेल नजर आएगा। Which one of the following has been identified as an output function given by Almond and Powell? अब यहाँ पे देखिए क्या मैंने बताया है आपको बहुत बार, इसलिए आज बहुत संक्षिप्त बताएंगे। ये सिस्टम है, सिस्टम में इनपुट होता है, आउटपुट होता है, इन्वायरमेंट से लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, दे देते हैं। तो इनपुट फंक्शन जो है, अभी इसको इनपुट आउटपुट एनालिसिस बोलते हैं। ये सिस्टम थ्योरी से ही निकला, इसको आलमंड एंड पावल ने दिया। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी उन्होंने ही दिया था। तो उन्होंने इनपुट फंक्शन जो है 4 बताया। उसमें बताया इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो आउटपुट फंक्शन जो है, सॉरी ये तो आउटपुट फंक्शन बोल रहा है, ठीक है, इनपुट फंक्शन आपने समझ लिया 4। आउटपुट फंक्शन जो है वो है रूल मेकिंग, लॉ, पॉलिसी, ये आउटपुट है। आपने इनपुट में क्या लिया? आपने इनपुट में यही सब चीज लिया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन लिया, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन लिया, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन लिया, जिसको कि डिमांड एंड कॉन्सेंट कर लीजिए। आप इनपुट में जो है डिमांड लेते हैं और कॉन्सेंट आपको मिलता है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन मिलता है, आप उस सिस्टम में प्रोसेस करते हैं और आउटपुट के रूप में रूल, रेगुलेशन, लॉ एंड पॉलिसी जो है आप बाहर फेंकते हैं। यही तो पॉलिटिकल सिस्टम का इनपुट आउटपुट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट फंक्शन? वही जो मैं आपको बोल रहा था कि इनपुट फंक्शन है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, उसमें से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यहाँ पे है। बाकी ये सब जो है आउटपुट फंक्शन है। ये आउटपुट है रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, ये सब आउटपुट फंक्शन है। ये इनपुट फंक्शन है। विच ऑफ द इज नॉट ए फीचर ऑफ कास्ट? अब कास्ट सिस्टम चूंकि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से है, इसलिए इसमें आपको संस्कृताइजेशन एंड कास्ट ये सब कुछ कुछ पूछा जाता है। इंडोगेमस होता है, मतलब कि अंदर में ही शादी होती है, कास्ट में बाहर नहीं होती है। इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं होता है। एक सोशल कैटेगरी है, मैंने अभी आपको बताया।
क्लास भी और कास्ट भी हिरार्किकल तो होता ही है, लेकिन इकोनॉमिक कैटेगरी नहीं है ये, इसीलिए यही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? तो अब यहाँ पे अगेन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, इसमें सारे फंक्शन है, सोशलाइज करती है, इंटरेस्ट अकोमोडेट करती है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेट भी करती है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी करती है। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप जो है वो, अब इसमें देखना होगा कि इन्होंने क्या सारे ऑप्शन दिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए सही नहीं है, जब तक कि ऐसा मल्टीपल ऑप्शन नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप? तो प्रेशर ग्रुप जो है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा स्टेटमेंट कौन है, ये। तो आप आंख मूंद के भी कई बार इसको टिक मार सकते हैं, यदि निगेटिव मार्किंग नहीं हो, आपको पता नहीं हो तो। सबसे बड़ा स्टेटमेंट सबसे सही, क्योंकि बाकी में कंजूसी दिखाते हैं सेटर, 2-3 वर्ड पूछ रहे हैं और यहाँ आपको 5 वर्ड है। टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, उसके लिए वो लॉबी करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं, पिटीशन देते हैं, सब कुछ करते हैं इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप। मार्क्सिस्ट अप्रोच प्रोवाइड, 79 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। मार्क्सिस्ट अप्रोच प्रोवाइड स्टेट एनालिसिस, क्लास एनालिसिस, कम्युनिटी एनालिसिस, जेंडर एनालिसिस। जेंडर एनालिसिस, फेमिनिज्म, क्लास एनालिसिस, मार्क्सिस्ट अप्रोच। वो क्लास के चश्मे से देखते हैं सब कुछ, स्टेट को, समाज को, इकोनॉमिक प्रोडक्शन को, सोशल रिलेशन को। बिहेवियरल अप्रोच जो मैंने अभी आपको बताया, जिसके कि फादर डेविड ईस्टन है, वो क्या है? इंपेरिकल अप्रोच है। इंपेरिकल अप्रोच क्या है? साइंटिफिक, डेटा बेस्ड। इंपेरिकल मतलब जो फैक्चुअल है, जो डेटा, ऑब्जर्वेशन, हार्ड फैक्ट्स पे बेस्ड है। और नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है? जो आइडिया, नॉर्म, बिलीफ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फिलॉसफी पे बेस्ड है, वो नॉर्मेटिव अप्रोच है। प्लेटो को याद कीजिए। और इंपेरिकल में उन्हीं के जो शिष्य थे एरिस्टोटल, उनको याद कीजिए, वो थोड़े बहुत इंपेरिकल हो जाते हैं, और मॉडर्न टाइम में तो सब इंपेरिकल ज्यादा हो गए हैं। गैंग प्लैंक क्या होता है? अभी इतनी बार मैं बता चुका हूँ गैंग प्लैंक, मुझे लगता है आपको याद होगा। ये स्केलर चेन है हेनरी फायोल का, 2 डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एक आदमी बैठा है मैनेजर T4, ये Z4 मैनेजर यहाँ पे सेम लेवल पे है। अब इसको यदि बात करनी है तो इसको नॉर्मल स्केलर चेन से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये गैंग प्लैंक में इसको तोड़ के जो है एक हायरार्की ब्रेक करता है और सीधा कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है, कोऑर्डिनेट करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू लेवल जंपिंग, हायरार्की ब्रेकिंग फॉर ए पर्पस, टेम्पोरली वो ब्रेक करके अपना काम कर लेता है, इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज, 4 फेज, 5। ये 5 फेज में डिवाइडेड है, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन कह सकते हैं। फेज 1 जो है वो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी क्रिएट कर दिया गया था वुड्रो विल्सन के द्वारा, जिसको स्ट्रेंथन किया गुडनॉ ने। फेज 2 है जहां पे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का दौर था, गुलिक, उर्विक, फायोल, टेलर, वेबर, इन सबको याद कीजिए, विलबॉय। एंड फेज 3 में उसको चैलेंज किया गया कि ऐसा यूनिवर्सलिज्म या साइंटिफिसिज्म नहीं हो सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे हर्बर्ट साइमन को आप याद कीजिए, रॉबर्ट डहल को याद कीजिए। देन एरा ऑफ चैलेंज तो खत्म हो गया। देन क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आता है कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में कभी घुस जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कभी मैनेजमेंट में, अपना इधर उधर अपना इसका आइडेंटिटी नहीं होता। और फेज 5 जो है अपना सेल्फ आइडेंटिटी बनाता है और पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करता है 1970 ऑनवर्ड। हेनरी फायोल्स जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने 14 पॉइंट प्रिंसिपल भी दिया और POCCC भी दिया। तीनों को ये सब वो गाइड में देख लीजिएगा, जैसे कि पोस्ट कॉर्ब है गुलिक उर्विक का, उसी तरह POCC है। और यहाँ पे जो है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही, जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिया। ये सब ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पॉलिसी मैनेजमेंट लेवल पे आता है, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे आता है, मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे, वर्कशॉप। ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है। अगेन ये कहा जा सकता है कि फायोल जो है मैनेजरियल व्यू अप्रोच के समर्थक थे। मैनेजरियल अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेजमेंट रोल जो निभाते हैं उनका फंक्शन है। तो आप यहाँ टॉप मैनेजमेंट कह सकते हैं, बट मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक और हिदायत दे रहा हूं कि मैनेजरियल अप्रोच के समर्थक कौन हैं और इंटीग्रल व्यू के सपोर्टर कौन है, इस पे इतनी डिफरेंस है डिफरेंट सोर्सेज पे कि ध्यान रखिएगा। मेरे गाइड को पढ़ लीजिए, आई होप कि उसमें मोर और लेस सही दिया हुआ है। मैंने उसको भी थोड़ा रिफाइन किया है अभी, कई इसी BHU और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के किसी वीडियो में मैंने इसको पूरा दिया हुआ है। आप उसको, आई होप कि आपने नोट बना लिया होगा, मत कंफ्यूज कीजिएगा। फायोल जो है वो बाय द वे मैनेजरियल व्यू के समर्थक माने जाते हैं। FW टेलर जो फाउंडर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के, उन्होंने इसमें से कौन सा जो है
थ्योरी जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मेथोलॉजी का पार्ट है, तो सभी है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, साइंस ऑफ वर्क, मेजरमेंट, सेंट्रलाइजेशन, डिफरेंशियल रेट पेमेंट, इंसेंटिव, इकोनॉमिक इंसेंटिव, मेनी मेनी अदर, फंक्शनल फोरमैनशिप, तो ये सभी होगा, ऑल ऑफ द अबव। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि ऑल ऑफ द अबव को कभी छोड़िएगा मत। 85 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी दैट इज कमिटेड टू द प्रोग्राम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इज कॉल्ड। जब ऐसा ब्यूरोक्रेसी आपको मिले जो आपके आइडियोलॉजी से एकदम बिल्कुल समर्थन में हो, न्यूट्रल नहीं हो, तो उसको कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो ऐसा ब्यूरोक्रेसी क्या अच्छा माना जाएगा डेमोक्रेसी में? सोचिएगा इस पे। तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर द, ये तो डीयूटी में भी शायद पूछा गया था और कहीं और भी। आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसी में यूपीएससी की बात कही गई है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, वही फेमस क्वेश्चन मैं बोल रहा था जिसपे मुझे बहुत घोर निराशा हुई। याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को, फिर वही क्वेश्चन पूछे। द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, सेम 22 मेंबर होते हैं। फिर से पूछ रहे हैं आप, ये कैसी बेध्यानी है? क्या शर्म नहीं आती होगी जो जिन्होंने मॉडरेट किया है इस पेपर को? डोंट नो। इट सिंपली शोज कि क्या लेवल हो गया है हमारे यहाँ हायर एजुकेशन का, पर्टिकुलरली सरकारी इंस्टीट्यूशन में। इन विच रिक्रूटमेंट इन ए सिस्टम फॉर हायर पोजीशन इज ओपन टू ऑल। देखिए यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा, आप में से कुछ लोग जो बीएचयू की तैयारी कर रहे होंगे बोल रहे होंगे सर इतनी बुरी बात बीएचयू के लिए बोल रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं, डियर स्टूडेंट, मेरी एक बात याद रखिए, डीयू हो चाहे बीएचयू हो, आपको एक एक्सलेंट इन्वायरमेंट मिलता है, आपको एक्सलेंट एक पीयर ग्रुप मिलता है, ऐसे दोस्त मिलते हैं जो जीवन भर आपका दोस्त होते हैं, और एक ऐसा माहौल मिलता है, एक ऐसा शहर मिलता है बनारस टाइप का या दिल्ली टाइप का, जिसमें आप फ्लरिश होते हैं एज ए पर्सन। भूल जाइए कि वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उनको बस मन नहीं लगता है, इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको कोई ना भी पढ़ाए ना, तब भी उस एनवायरमेंट में यदि आप हैं तो समझिए आप मतलब कि लाइफ में चमत्कार कर सकते हैं। इसके लिए आप जा रहे हैं, तो वो तो आपको कोई छीन नहीं सकता है, चाहे टीचर कुछ पढ़ाएं ना पढ़ाएं, चाहे वो कितने ही इनडिफरेंट हो, कितने भी बेख्याल और बेध्यान हो। इसलिए यस, जाइए और खुशी से जाइए। In which recruitment in a system for higher position is open to all the qualified candidate who may wish to apply is known as। मतलब ये जो ब्ला ब्ला इंग्लिश है ना, इसका सीधा मतलब ये होता है कि कोई एडवर्टीजमेंट निकली है किसी पोस्ट के लिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि नीचे से प्रमोशन होके आएगा या बाहर से कोई मंगवाया जाएगा। वो पूरे सीट जो है ओपन है किसी के लिए भी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50% सीट जो है रिजर्व है पीजी में, केवल उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए जो वहीं पढ़े हुए हैं। तो ये एक तरह का रिजर्वेशन है, ये पूरा डायरेक्ट नहीं है। लेकिन बीएचयू में पूरा डायरेक्ट है, ओपन है किसी के लिए भी, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहलाता है, इसको सबके लिए ओपन। 89 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, प्रमोशन इन सिविल सर्विसेज। ये आपको प्रमोशन, रिक्रूटमेंट ये सब पूछते हैं, आपके सिलेबस में होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सीबीसीए सिलेबस में नहीं है। प्रमोशन, अब यहां पे देखिए सबसे लंबा स्टेटमेंट कौन है? दुगने से भी ज्यादा, तो यही सही है। बाकी मेहनत ही नहीं किया, छोटा छोटा है। चेंज इन द प्लेस ऑफ वर्क, क्या वो प्रमोशन हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ वर्क फ्रॉम फील्ड टू हेडक्वार्टर, मतलब आपने कुछ दिमाग ही नहीं लगाया। तो कोई बुद्धू भी है तो वो पकड़ लेगा कि ये सब गलत है। ऑलवेज एन इंक्रीज इन पे, क्या प्रमोशन केवल इंक्रीज इन पे देगा? जबकि एक इतनी अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है, सच चेंजेज इन द सिचुएशन विच इंडिकेट डिफिकल्ट वर्क एंड मोर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोई भी अंग्रेजी समझता है तो बोलेगा यही सही है। तो ये टिप्स को याद रखिए, सबसे लंबा स्टेटमेंट सही। द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड फंक्शनिंग एट मसूरी। ये ऐसा, और उसमें 1959, 59, 59, 50, आपको मतलब डेट याद रखनी है, चेक कर लीजिए, नेट पे खोज लीजिए, दैट्स ऑल। मैं टिक नहीं मार रहा हूं, क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। लोकायुक्ता एंड उपलोकायुक्ता एक्ट सबसे पहले कहां पे पास हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। ये अच्छा जीके का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। एक्सपेंडिचर चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है? ये 92 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो हमारा खजाना है उसका नाम है, इंडिया का जो खजाना है उसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सारे टैक्स रेवेन्यू, पब्लिक सेक्टर बिकता है, सब कुछ उसी में पैसा जाता है। अब वो पैसे को दो तरीके से खर्च होता है। एक,
पार्लियामेंट से आप वोट कराते हैं बजट के दौरान, उसको डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं, डीडीजी। और एक जो वोट नहीं होता है वो सीधे आप पैसा निकाल लेते हैं। जो बिना वोट के उससे खर्च करते हैं उसको एक्सपेंडिचर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ऐसे जो हैं वो 112 जो आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर चार्ज होंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जजेज हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो हैं जैसे कि सीएजी, सीवीसी, इस टाइप के भी कुछ जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उनके लिए भी है। बहुत सारे जो हमारा देनदारी है उसको भी वोट नहीं किया जाता है क्योंकि हमको तो देना ही है, लोन लिए हैं तो उसको चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एक वोटेड एक्सपेंडिचर हो गया, एक चार्ज्ड एक्सपेंडिचर हो गया। एक दूसरा भी खजाना हमारे पास होता है, उसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिससे कि कोई कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए तो राष्ट्रपति तुरंत उससे निकाल करके जो है उसको खर्च कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई वोटिंग नहीं होती है। नेम द एक्ट विच राइट टू स्ट्राइक इज प्रोहिबिटेड इन सिविल सर्विसेज। अब मैंने खोजने की कोशिश की 4-5 मिनट में, लेकिन मुझे ठीक से मिला नहीं। एक ही लगा कि यही है, ये जो लेबर, ये अमेरिका में हुआ है, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट से प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को स्ट्राइक की परमिशन दे दी गई थी, लेकिन उसमें सिविल सर्विसेज को नहीं दी गई थी, इसलिए सिविल सर्वेंट को तो ठीक है यही होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। वेटलिज्म, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेटलिज्म आप लोगों को सिलेबस में है, पढ़ाया गया है। वैसे तो मैं इसको आर्बिट क्वेश्चन बोलता, लेकिन अब बोलूंगा बिल्कुल सिलेबस से है और आसान है, क्योंकि जब आपको वेटलिज्म पढ़ाई हुई तो आपको पता होगा कि ये एक परमानेंट काउंसिल होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में हमेशा संधि और सुलह कराता रहता है, तो एम्प्लॉय रिलेशन को बनाए रखता है, इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन रखता है वेटलिज्म। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पहले समझिए क्या है। इंडिया में उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। कानून बनती है जो कि मेन लेजिस्लेशन कहलाता है। लेजिस्लेशन इसके लिए ही बन होते हैं कि कानून बनाए, लेकिन कानून बहुत छोटा होता है। यदि आप कोई कानून देखेंगे, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन कृषि कानून, इंडियन पोस्टल एक्ट, तो आपको वो 18 पेज 20 पेज का मात्र एक्ट मिलता है। उससे वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है लॉ, उसके लिए हजारों पेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं बनाते हैं, और वो लेजिस्लेचर नहीं बनाते। इस पावर को वो डेलीगेट कर देते हैं एग्जीक्यूटिव को, जो मिनिस्ट्री में जो बाबूज होते हैं वो उसको बनाते हैं। और यहीं पे सारा घालमेल जो है वो शुरू होता है कि एक्ट कितना भी पवित्र बना हो, सिंपल बना हो, जैसे जीएसटी, लेकिन जब वो उसके रूल रेगुलेशन बनते हैं तो वो इतने कम्प्लेक्स एग्जीक्यूटिव बना देते हैं, ब्यूरोक्रेट बना देते हैं कि उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही कठिन हो जाता है। उस पे लेजिस्लेचर का कंट्रोल बहुत कम रह जाता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे। अब यहाँ क्वेश्चन है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या क्या है। तो रूल रेगुलेशन जो है जनरली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन ऑर्डर सब है, तो आप इसको क्या कहेंगे? इसमें से एक चुनना है। नॉट एन एग्जाम्पल। तो सबसे अच्छा है कि आप लॉ को चुन लीजिए जो कि नहीं है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्योंकि वो मेन लॉ है, बाकी सबको आप कह सकते हैं। इंडिया में एक और प्रोविजन है जो आपको जानना चाहिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए। कमिटी होती है पार्लियामेंट, उसको कहते हैं कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट को आप डेलीगेटेड भी कह सकते हैं। जितने एग्जीक्यूटिव रूल रेगुलेशन बनाते हैं वो हजारों पेज का जो मोटा मोटा किताब वो पार्लियामेंट के पटल पे रखी जाती है, लेकिन आपको पता है कि कैसे उसको कोई अध्ययन कर सकता है। एक तरह से उसको मान लिया जाता है कि लेजिस्लेशन ने उसको देख लिया है, डिफिकल्ट है उनको उनके लिए देखना। तो एक तरह समझिए कि ये पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजॉय करते हैं, जिसपे कई लोग कहते हैं कि ये डायल्यूशन है लेजिस्लेचर का। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो सफल नहीं हुई है, यहाँ पे उसके कारण पूछे जा रहे हैं। तो ये तो है कि नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्री, मतलब सब एक ही तरह का चीज चूंकि साउथ एशिया में प्रोड्यूस करते हैं, बेचते हैं, इसलिए आपस में क्या उनका ट्रेड होगा। लैक ऑफ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये तो नहीं हो सकता है। लैक ऑफ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो तो और अच्छा है कि मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा। पॉलिटिकल हर्डल भी है इंडिया पाकिस्तान अदर। तो ये दो जो हैं उसको आप ए और सी को जो है आप चुन सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, डीयूटी में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनपीटी सीटीबीटी, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इंडिया ना तो एनपीटी को रेटिफाई किया, साइन किया, ना सीटीबीटी को। यहां चूंकि साइन लिख दिया इसलिए ये गलत हो गया, ए केवल जो है सही है। यहाँ पे एक और बात जान लीजिए कि तीन ही कंट्री वर्ल्ड में है, इंडिया के अलावा दो कंट्री पाकिस्तान, इजराइल, जिन्होंने की एनपीटी को साइन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने साइन करके 2003 में वो बैकआउट कर गए हैं, और ईरान साइन करने के बाद भी ऐसा माना जाता है कि उसको शायद फॉलो नहीं करता है। तो उस 5 कंट्री को आप, 3 जो कि ऑफिशियल और 2 अनऑफिशियल। 98 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। विच वन
आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन। यूएन के बारे में जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, आपको पूछा जाएगा। उसमें 6 जो हैं उसके ऑर्गन हैं, ये 6 यहाँ पे लिखे हुए हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। ये सब न्यूयॉर्क में बेस्ड हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेग में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसमें से कौन नहीं आता है इसमें, आप देख लीजिए, ये ILO नहीं आता है, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है। जर्मनी ने पोलैंड पे कब चढ़ाई कर दिया था हिटलर के टाइम में? 1939 से किया था, इसी से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई थी। इकोसॉक का पूरा फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन है। ये उसके किस चैप्टर से के तहत बना है, कितना ऑर्बिट हो सकता है, क्वेश्चन देख लीजिए। चूंकि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए आपने ये समझा ही नहीं कि कितना ऑर्बिट आप दे रहे हैं। चैप्टर 10 से है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये हेग में लोकेटेड है। इसका एक दूसरा भाई भी है जो बाद में बना है, उसका नाम है ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। वो भी हेग में है, और दोनों एक पैलेस में वहां पे हैं, पीस पैलेस उसका नाम है। हेग जो है नीदरलैंड में है, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं। पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन किसने लिखा? अब इससे आसान क्वेश्चन तो आपको किसी पॉलिटिकल साइंस पेपर में हो नहीं सकता है, क्योंकि एक बुक यदि IR में आपको याद रखना है तो वो है हंस मर्गनथाउ का पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, जिसके तहत उन्होंने क्लासिकल रियलिज्म की स्थापना की थी। 103 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि जर्मन रीयूनिफिकेशन कब हुआ था? एक बार तो जर्मन का यूनिफिकेशन 1871 में बिस्मार्क ने किया था, तो जर्मन नेशन बना था प्रूसिया से। दूसरी बार 1990 में हुआ, जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को मिला दिया गया। उसके एक साल पहले जो है ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच में दीवार को ढा दिया गया था। उसके साथ ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया। बराक ओबामा की पार्टी पूछा जा रहा है। आपको पता है कि बराक ओबामा, आपको पता होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। उनको हरा करके डोनाल्ड ट्रंप बने थे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको हरा के तो नहीं बने थे, क्योंकि उनका तो 2 टर्म पूरा हो गया। तो उन्होंने हिलरी क्लिंटन जो थी डेमोक्रेटिक पार्टी को, उनको हराया था। तो वो रिपब्लिकन पार्टी के थे। फिर उनको हरा कभी जो बाइडेन बन गए हैं, जो फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो ये वहां सत्ता जो है नहीं, 2 पार्टी में घूमती रहती है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी थोड़ी अभी जो है वो सेंटर टू राइट हो गई है, और डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ी अभी जो है सेंटर टू लेफ्ट हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी वहां का कांग्रेस पार्टी है, और रिपब्लिकन पार्टी वहां का बीजेपी जैसी पार्टी है। व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन विल्सन्स 14 पॉइंट प्रोग्राम? विल्सन ने 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बेसिस पे जो है लीग ऑफ नेशन बना था, जिसमें यूएसए ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि कांग्रेस उसका इजाजत उसको नहीं दिया था। उसमें एक जो प्रिंसिपल था वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का था, जो बहुत कंटेंसस बन गया, मतलब बहुत विवादास्पद बन गया। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या था, जो यहाँ लिखा गया है, दैट ईच पीपल शुड इंजॉय सेल्फ गवर्नमेंट ओवर इट्स सॉवरेन नेशन स्टेट। अब इसको लेके जैसे कि फिलिस्तीनी पीपल बोलते हैं कि भाई हमारा खुद सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, हमारा अपना नेशन स्टेट होना चाहिए। इसी को लेके हो सकता है इंडिया में बोले कि खालिस्तान हमको अलग चाहिए, हमारा नेशन स्टेट अलग हो। कश्मीर लोग बोलेंगे कि हमारा कश्मीरी नेशन अलग हो। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो देश को तोड़ने वाला बनते चला गया। इसके चलते अब इस पे बातचीत कम होती है। 106 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, हाउ माइट द ट्रीटी ऑफ वर्साई हैव कंट्रीब्यूटेड टू वर्ल्ड वॉर 2? अब ये जो है 8th क्लास का क्वेश्चन है, जिसको कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई ने कैसे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो बीज था उसी में छिपा हुआ था। तो ये सभी ऑल ऑफ द एबव है। फिर अगेन वही टिप्स की ऑल ऑफ द एबव हो तो वही सही होगा। ये बहुत हार्श था इकोनॉमिकली, जर्मनी को बहुत पैसे हर जाने में वसूले गए थे। जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था, जो वुड्रो विल्सन का, जो अभी आपको मैंने बताया, वो जर्मनी के पीपल को नहीं दिया गया, और उनका बहुत सारा टेरिटरी भी छीन लिया गया। इट बीकेथेड जर्मनीज लेजिटिमेट ग्रीवांस। बीकेथेड मतलब कि बस विरासत में दे दिया, वसीयत में दे दिया। मतलब उसने जो है ना जर्मनी के जो ग्रीवांसेस थे उसको वहीं पे छोड़ दिया। तो उसको ले करके और हिटलर ने फासिज्म को फैला दिया, पॉपुलर बना दिया। तो ऑल ऑफ द व्हाट पीरियड इज नोन एज द सेकेंड कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर के दौरान जो है एक पीरियड को डेटॉन्ट बोलते हैं।
जो कि 67 से लेके और 79 तक रहा। उसमें बहुत दोनों के बीच में अच्छे मधुर थोड़े बहुत संबंध, जैसे जॉन लॉक ने जैसे बोला था ना कि फ्रेजाइल पीस जैसा मेंटेन रहा दोनों के बीच में, सम वॉट पीस। और काफी सारे आर्म रिडक्शन ट्रीटी हुए, आईएनएफ ट्रीटी हुई, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 इस टाइप की चीजें हुई, स्टार्ट एंड मतलब जितने भी आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी किसके किसके बीच में, दो जो सुपर पावर थे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में थोड़ी बहुत रिलेशन थोड़े ठीक हुए, था हुआ। लेकिन फिर जैसे ही जो यूएसएसआर ने चढ़ाई कर दिया अफगानिस्तान पे 1979 में, उसके साथ ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, सेकेंड कोल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय शीत युद्ध 1979 से 1986 तक चला। उसके कुछ साल बाद तो खत्म ही हो गया, मतलब कोल्ड वॉर ही खत्म हो गया, जब यूएसएसआर जो है अफगानिस्तान से बाहर निकलने का फैसला किया, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, यूएसएसआर ने खुद ही अपने यहाँ जो है वो उसको तोड़ दिया, यूएसएसआर को भंग कर दिया, तो उसके साथ ही कोल्ड वॉर खत्म हो गया। स्टार वॉर किसको बोलते हैं, ये भी मल्टीपल टाइम जो है वो रिपीटेड है। ये इंटरनेशनल रिलेशन का ये सब सारा क्वेश्चन आईआर का क्वेश्चन है, मैंने मार्क कर दिया है। इसको एसडीआई बोलते हैं, स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव। ये रीगन ने शुरू किया था। इसमें बेसिकली ये प्लान था कि आकाश में ही मिसाइल जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके यदि आ रही हो तो उसको आकाश में ही खत्म कर देना है। उसके लिए इन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाया था। चूंकि आकाश में ही उसको खत्म करना था, इसलिए इसको स्पेस वॉर या स्टार वॉर के नाम से जाना गया। इसका असली नाम स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव एसडीआई था। व्हाट इज पैक्स अमेरिकना, इसी नाम का जो है पैक्स इंडिका नाम का जो है बुक भी जो है शशि थरूर ने लिखा है। इसका मतलब होता है पीस थ्रू अमेरिकन पावर। उसके पहले जो है पैक्स ब्रिटेनिका था, मतलब कि ब्रिटेन जब सुपर पावर था तो पूरे दुनिया में जो है पीस मेंटेन करने की जवाबदेही उस चौधरी की थी। अब वो चौधरी बदल गया है, अब पूरे दुनिया में पीस को इस्टेब्लिश करने की जवाबदेही जो है वो अमेरिका के कंधे पे है। तभी तो जब इंडिया और पाकिस्तान लड़ते हैं तो अमेरिका बीच में बचाव करता है, नहीं लड़ो मत लड़ो मत, चौधरी वाला काम करता है। इसी को पैक्स अमेरिकाना कहते हैं। द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट वाज, कौन थे साइंटिफिक, अभी तो हम लोगों ने देखा फेडरिक टेलर, आपको सेटर ने पढ़ा है। एक जगह देखिए, बेध्यानी देखिए, एक क्वेश्चन में कहते हैं द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल वाज टेलर, और फिर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरी जगह पूछते हैं कि कौन था उसका। मतलब ये वाला क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा है वो सेटर जो दूसरा क्वेश्चन बना रहा है। मतलब देर इज नो मॉडरेटर, मतलब आपने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ा और भानुमति का कुनबा बनाया और आपको पता ही नहीं कि कहाँ का ईंट कहाँ लग गया है। 111 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय, देखिए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको हर तरह का अकाउंटेबिलिटी होती है। उसको एग्जीक्यूटिव भी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, कैसे, जैसे ऑडिट है, जैसे रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीआई है, सीवीसी है, ये सब उसको जो है अकाउंटेबिलिटी बनाए रखते हैं। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी ये है। लेजिस्लेचर भी है, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसके तहत उसको पेश होना पड़ता है। जुडिशियरी तो करती ही है मंडमस करके और बहुत तरीके से। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव, अगेन फिर हम कहेंगे कि टिप्स जो है इसको याद रखिए, ऑल ऑफ अबव हो तो वही ज्यादा सही होने का चांस है। कम्युनिकेशन रन फास्टर, ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ज्यादा होती है, वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, छोटा छोटा दिख रहा होगा कि एक मैनेजर जो है ना वो डबल रिपोर्टिंग टाइप की हो जाती है। एक तरफ तो प्रोजेक्ट वाइज जो है ये प्रोजेक्ट का भी, लेकिन ये एचआर का भी आदमी, तो एचआर मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहा है और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी कर रहा है। इसी तरह प्रोजेक्ट 2 में भी फाइनेंस, एचआर, सभी स्पेशलिस्ट विंग के ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक प्रोजेक्ट की टीम बनती है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट की टीम में हर फंक्शन के लोग हैं, तो जब इसको डुअल रिपोर्टिंग होती है, ऐसे ही फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो है कम्युनिकेशन तेजी से फैलता है, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्लो होता है। फॉर्मल रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन, फॉर्मल रिलेशनशिप क्या है, जो कि आपको फॉर्मल ऑर्डर, नोटिसेज, उस टाइप के जो से जो रिलेशनशिप बनती है, जो रूल एंड रेगुलेशन पे बेस्ड होता है, वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या है, जो कि रूल रेगुलेशन पे बेस्ड नहीं है, उसमें कोई खास हायरार्की नहीं होती है, आप सीधा मिलते हैं, दोस्त की तरह मिलते हैं, जो कैंटीन में मिलते हैं, लॉबी में मिलते हैं, लंच ब्रेक पे मिलते हैं, उसको इनफॉर्मल रिलेशनशिप बोलते हैं। और फॉर्मल रिलेशनशिप वो होता है जो बॉस सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी किसने दिया था, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन ने दिया, आपको पता है। ब्यूरोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कि ब्यूरोक्रेसी क्या एक
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी, ये बेसिकली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्यूरोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पे बेस्ड होता है, प्रोफेशनलिज्म होती है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है, रूल रेगुलेशन पे बेस्ड होता है, मेरिट पे बेस्ड होता है, लाइक दैट ब्यूरोक्रेसी। 116 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स? क्वेश्चन मार्क, क्या कह रहा है? आई डोंट नो। मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स का क्या फाउंडेशन है? स्पेशलाइजेशन, कंपनसेशन, जॉब एनालिसिस, जॉब इवोल्यूशन, कहीं से भी कुछ भी। तो स्पेशलाइजेशन, शायद स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जाता है, क्योंकि यहीं से जो है सब बनता है कौन किस काम के लिए सुटेबल है, बट डोंट नो। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत टफ है, जो कहीं से लाया गया है, परहैप्स यूजीसी नेट से लाया गया है इसको। इसमें जो है हर्बर्ट साइमन ने भी यही बात कहा था कि जो फायोल का यूनिटी ऑफ कमांड है वो देखिए कई जगह टूट जाता है। जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी आपने जैसे देखा कि वहां पे डबल रिपोर्टिंग हो जाती है, एक आप प्रोजेक्ट टीम के भी मेंबर हैं और एक स्पेशलिस्ट ग्रुप एचआर के भी मेंबर हैं, तो यूनिटी ऑफ कमांड कैसे रहेगा? आपको दो बॉस हो जाएगा, एक बॉस नहीं होगा, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में वो टूट जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन विच सक्सेसफुली अचीव द गोल विल बी कंसिडर्ड एज, मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये एक अलग टाइप का है। बेसिकली क्या है, ये कह रहा है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो टारगेट फिक्स किया था उसको अचीव कर ले तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफिशिएंट बोलेंगे कि इफेक्टिव बोलेंगे? इसी दोनों के बीच में, ये तो छोड़ दीजिए सिस्टमेटिक, रीजनेबल। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंट है। इफिशियंसी क्या होती है? आपने जो भी गोल अपने लिए बनाया उसको यदि आपने अच्छे से अचीव कर लिया तो आप इफिशियंट हैं। लेकिन इफेक्टिव तब है जबकि आपका गोल ही अच्छा हो। मतलब जैसे आप देखिए कि एक चोर जो है, उसने अपना गोल रखा है कि आज मुझे इतना बड़ा एक चोरी करना है, बैंक से इतना लूट लेना है, और वो एकदम इफेक्टिवली रात में जाता है, ताला तोड़ता है और उतने पैसे लूट के ले आता है लॉकर से, तो वो इफिशियंट है। लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, उसका एम ही गलत था, उसका टारगेट ही गलत था। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ने यदि अपना गोल को अचीव कर लिया तो इफिशियंट है, लेकिन व्हाट अबाउट द गोल? क्या वो गोल सही है? तो वहां जहां वैल्यू जजमेंट आ जाता है वहां इफेक्टिवनेस की बात आती है। ऐसा गोल जो अच्छा हो, सही हो, समाज के लिए भी, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, सबका भला हो, वैसे गोल को यदि आप अचीव करते हैं तो आप इफेक्टिव होते हैं। तो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में अंतर समझिए। 119 नंबर क्वेश्चन, और थैंकफुली हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं और दोनों ही लगता है सेटर भी थक चुके हैं। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग उन्होंने पूछ दिया है। इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वन डिफाइंस ए सिस्टम, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो जो एक ही बनता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सिस्टम को कह सकते हैं, लेकिन ये भी बड़ा डाउटफुल है, आप चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता ठीक से फ्रेम्ड है। पब्लिक गुड्स डिफर फ्रॉम प्राइवेट गुड ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो सुपर कंफ्यूजिंग और रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्राइस, एक्सक्लूजन, पब्लिक इंटरेस्ट सब पे डिपेंड करता है। पब्लिक गुड उसको कहते हैं, एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि पब्लिक पार्क है जिसमें कि आप फी नहीं लगा सकते हैं, जैसे रोड है, पब्लिक गुड है, क्या आप उस पे फी लगाते हैं चलने के लिए? नहीं। क्या आप चलते हैं तो दूसरे का चलना बाधित होता है? नहीं। मतलब कि नॉन एक्सक्लूसिव यूज होता है, मतलब आप किसी के दूसरे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो आपके यूज से दूसरे का यूज बाधित भी नहीं होता है। ये भी इसकी फीचर है, और इस पे जो है आप फी, यूजर फी नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें एक से अधिक, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में क्रिएट किया जाता है। प्राइवेट गुड्स वो हैं जो कि प्राइवेट कंजम्पशन के लिए है, जिसमें आप यूजर फी लगा सकते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल थिएटर एक प्राइवेट गुड है, उसमें आप सीधा एंट्री नहीं कर सकते हैं, और यदि एक आदमी सीट पे बैठ गया तो दूसरा जो है नहीं बैठ सकता है। तो ये इस तरह का यूजेस जो है उसमें एक दूसरे को बाधित करता है, तो वो प्राइवेट गुड है। अब यहाँ पे आप जब इतना जानने के बाद भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये एक तरह का इनवैलिड क्वेश्चन है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सवाल प्लीज 1-2 लाइन में जवाब देने लायक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछें। और यहाँ पे मैंने वन ऑफ द 3 बुक्स जो मुझे लगता है कि अभी आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस, जो कि 1500 बेस्ट क्वेश्चन का समावेश है, उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको फिर से बोल रहा हूँ कि amazon.in पे मिलती है, ना कि किंडल ऐप पे। और amazon.in पे केवल आप सिंपली यदि पॉल साइंस
हेल्प ये टाइप करेंगे तो आपको कोई लिंक उनकी जरूरत नहीं है, आपको खुल जाएगी वो चारों बुक, वहां से आप ले सकते हैं। ओके, मिलेंगे बहुत जल्द एक वीडियो लेके, जो फाइनल वीडियो होगा हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उसके साथ ही हम लोग पूरा करेंगे इस सीरीज को, बीएचयू एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और फिर जाएंगे हम लोग किस पे, यस जेएनयू। जेएनयू के 3-4 क्वेश्चन जो मेरे पास हैं उसको एनालाइज करेंगे, पोलम को, POLM, वो आपको यूजफुल होगा फॉर CUET।